झटका खाकर सिर्फ संभले ही नहीं बल्कि तेज दौड़ लगाते हुए बाजार और फिर से दिन की ऊंचाइयों पर। कुछ मिनटों की मंदी और उसके बाद फिर से वही मूड माहौल जो आप पिछले 8 दिनों से लगातार बाजार में देख रहे हैं, तेजी और सिर्फ एक तरफा तेजी। आखिरी 1.5 घंटा कैसा रहेगा एक्शन और क्या करनी है कल की तैयारी। रिजल्ट सीजन है पूरे जोरों पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और आपने तो सर भरोसा जताया ना डरने नहीं देंगे, कहा भी था। हाँ। अभी तो कुछ घबराने की बात है ही नहीं। लेवल्स भी आपने जो दिए थे वहां उसको भी बाजार ने आसानी से रिस्पेक्ट कर डरना नहीं है। हाँ, जब तक इम्पोर्टेंट लेवल, देखिए करेक्शन आएगा, सबको पता आएगा, किसी दिन आएगा, मुझे भी पता है। किस दिन आएगा ये नहीं पता, और वो किस दिन आएगा वो आने पर भी पता नहीं चलेगा। तभी पता चलेगा जब किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे बाजार ट्रेड करे, जो कि अभी तक वक्त है। आइए आगे बढ़े, उससे पहले एक बार जल्दी से आपको बता दें अब तक की बड़ी बातें और उसके बाद आज क्या कुछ हुआ है जो दीप को बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, उस पर भी हम विस्तार से करेंगे बातचीत। रिकॉर्ड बना है लगातार 8वें दिन 18,604। ये है वो आंकड़ा जो इतिहास में हो चुका है दर्ज रिकॉर्ड के तौर पर। 62,000 के पार निकलता हुआ सेंसेक्स और 62,245 अब नया रिकॉर्ड है आपके लिए। और बैंक निफ्टी ने जो रिकॉर्ड बनाया है वो सबके लिए आज याद करना बेहद आसान है। 40011 411 40011। अब देखो, हम पहले है ना बचपन में ऐसे ही फोन नंबर याद करते थे। 4,000। हाँ, उस समय लैंडलाइन होती, मतलब हाँ, अब मतलब ऐसे ही करना पड़ता था। कौन याद करे 5-6 डिजिट। बाद में समझ में आया कि वो बड़ा आसान था, अब 10 डिजिट के याद करने पड़ते हैं, लेकिन ठीक है। पिन कोड जैसा साउंड नहीं करता? 4001। अरे हाँ, वर्ली का पिन कोड भी शायद 13 ऐसे ही। हाँ, 400 11 वर्ली का हमारे आसपास के एक 13-14 यहाँ का है, बिल्कुल। तो यही कहीं का पिन कोड लगता है, लेकिन पिन कोड में 6 डिजिट है, यहाँ 5 डिजिट है। 40011 ये है नया लेवल आपके लिए इतिहास में। आईटी शेयरों में जबरदस्त एक्शन आता हुआ दिख रहा है। 3% मजबूत है मिड कैप। आईटी शेयरों में तो आग लगी है, और इन्हीं के दम पर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने भी, इंडेक्स ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है। रियल एस्टेट, सरकारी बैंक, एफएमसीजी, सरकारी कंपनियां, फार्मा, मेटल, ये सब मुनाफा वसूली दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बाजार मजबूत है। और हमारे यहाँ की मजबूती का फायदा उठा रहे हैं डाउ फ्यूचर्स भी। बिल्कुल सही है ना। हमसे अब तो हमसे संकेत लेकर वो भी 80 पॉइंट सुधर चुके हैं कि ये नहीं गिरे तो हमें क्यों गिरना है। और यूरोप में भी हल्की फुल्की खरीदारी आपको दिखेगी इस वक्त। जी बिल्कुल सर, और जबरदस्त एक्शन बन रहा है। और दिग्गजों का अगर सहारा है सर तो फिर आपको आएगा। जैसे अभी एचयूएल के नतीजे है, वहां से सहारा आ रहा है। आईटी आज मूवमेंट दिखा रहा है। थोड़ी वो जो नर्वसनेस आई थी सर, वो 5 मिनट ही रही, बट वो उसमें क्या बाजार थोड़े हल्के होते हुए दिखे, ऐसा समझे कि या फर्स्ट पोजीशंस लोगों की कट गई और वहां से फिर बाजार ने, हाँ, पोजीशंस कटी है दीप। और कुछ पोजीशंस तो डिसिप्लिन के तौर पर कटी है कि लोग जरूर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ने अगर 18,540 का स्टॉप लॉस रखा है, जो कल का लो था, करेक्ट, सॉरी 440 का, तो ठीक बात है, वो स्टॉप लॉस सही भी है, वो कटना ठीक है। तो जहां तक आपके डिसिप्लिन के तौर पर आप स्टॉप लॉस रखते हैं वो कटता है, वेरी गुड, वेरी नाइस। उसमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। डिसिप्लिन के तौर पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है तो वो एक तरह से आपके लिए अच्छा ही है। भले अब आपको लग रहा हो कि वापस बढ़ गया, लेकिन जब नहीं बढ़े और कभी ऐसा हो तो स्टॉप लॉस भी वैसा ही है कि आपको कई बार, 2 बार 3 बार ऐसा आपको लगेगा कि मेरा नुकसान हो गया, नहीं लगा रहा तो ठीक था, लेकिन एक आध बार जब वो काम आता है ना तो बड़ा काम आता है। आपके 10 बार के स्टॉप लॉस की कमाई वो करवा कर जाता है, राइट। तो या बचत कर देता है। तो इसलिए जिन्होंने डिसिप्लिन के तौर पर लगाया, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जिन लोगों ने डर के अपनी पोजीशन छोड़ी है, उनके लिए चिंता की ज्यादा बात है। व्यू लेकर कि ना अब तो 18,600 टॉप बन गया, अब वापस नहीं दिखेगा, नीचे आएगा। सुबह भी अपने यही बात कर रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं कि वापस आपको नहीं दिखेगा। उसके बाद रिकॉर्ड हाई बने, उसके बाद बने बिल्कुल। निफ्टी 40,000 उसके बाद हुआ, बैंक निफ्टी 40,000 उसके बाद हुआ, और निफ्टी वापस 18,600 पर पहुंचा है। और लेकिन बात करते करते पिछले 15 मिनटों में, 15 मिनट भी नहीं, 3-4 मिनटों में जब हमने शो शुरू किया, वापस से निफ्टी एकदम से नीचे भी आया। आई थिंक वो एचयूएल की वॉल्यूम ग्रोथ का सर इफेक्ट है। एचयूएल का स्टॉक गिर रहा है क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ जो असली अब सामने आई, एक्चुअली इनके जो रिलीज अगर आप देखें तो जो फिगर देते हैं वॉल्यूम ग्रोथ का नहीं होता है, वो वर्डिंग थोड़ी अलग रहती है। तो 2% ऊपर था एचयूएल, वहां से इसका जो रिएक्शन आया वो है 14% से वॉल्यूम ग्रोथ घट कर 4% की आई है। तो आई थिंक उसी का सर इंपैक्ट आते हुए दिख रहा है। जो वॉल्यूम ग्रोथ है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चलता है, और वरुण प्रेस कॉन्फ्रेंस में है भी अभी जो सुन रहे हैं, तो वहां से ये जो वॉल्यूम ग्रोथ का फिगर आता है सर, वो है। तो वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी डिसअपॉइंटिंग नहीं है। बाकी मैट्रिक्स में नतीजे अनुमान मुताबिक रहे, इसलिए 2.5% ऊंचाई से एचयूएल अब फिसलते हुए दिख रहा है सर। लेकिन फिसला है फुल, लेकिन टारगेट हासिल करने के बाद
खुल ने हासिल किए सारे टारगेट सुमी जी के, तो सुमी जी के टारगेट आने के बाद गिरा है तो ठीक है, अब वो तो रिजल्ट के बाद तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन फिर भी टारगेट मिले हैं आपको ऊपर की तरफ के। तो दीप मेरा ये मानना है कि जिन लेवल्स पर हम आए, जिस तरह की वॉलेटिलिटी विक्स थोड़ा सा बढ़कर दिख रहा है, थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, तो आप स्मूथ राइड 8 दिनों तक तेजी। अब मुझे ये बताओ कौन ऐसा आदमी जो 8 दिनों की तेजी के बाद ये सोचे कि नहीं नहीं 9वां दिन भी ऐसे ही होगा, 10वां भी होगा, 12वां भी होगा, 15 भी होगा। होगी तेजी और भी होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, लेकिन थोड़ा कहीं न कहीं तो सप्लाई आएगी ना। और स्पेशली जब ऐसा नंबर हो 18,000, 18,500, 19,000 जो राउंड फिगर टाइप के जो नंबर होते हैं, तो वहाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट, 40,000 बैंक निफ्टी है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आपको एंट्री करने का मौका ढूंढना है। अगर 39,300, 350, 400 की रेंज में बैंक निफ्टी आता है, वो पहला लेवल है जहां आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। और निफ्टी का जहां तक सवाल है 18,450 के आसपास आए, वहां खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। यानी कि यहाँ से 75 पॉइंट नीचे और निफ्टी आए, खरीदना बनता है। यहाँ से 300 पॉइंट और नीचे बैंक निफ्टी आए, खरीदना बनता है। ठीक है, तो और नहीं, और 300 ऊपर आ जाए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 100-125 ऊपर आ जाए तो प्रॉफिट, दोनों तरफ का ट्रेड बन रहा है। बिल्कुल, तो आई थिंक थोड़ा सर जो निफ्टी का रिएक्शन है वो एचएल से ही आते हुए दिख रहा है, बट अदरवाइज ऐसा अनिल जी कह रहे हैं कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, बाजार का मूड माहौल एकदम बढ़िया है। तो आइए फिर बाजार की बात भी करेंगे, अनिल जी थोड़ी देर में डेटा देखकर आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी बताएंगे। उससे पहले नजर डाल देते हैं आने वाले दिनों के कुछ अहम इवेंट्स पर और साथ ही खबरों वाले शेयर्स। मानसी और कुशल हैं हमारे साथ तैयार। मानसी बताएं कौन से इवेंट्स पर नजर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज अभी वायदा बाजार की और निफ्टी की कंपनियों के नंबर्स आने बाकी हैं। निफ्टी में नेस्ले के नंबर पर फोकस है, वहीं वायदा बाजार में एसीसी, एल&टी टेक्नोलॉजी, नवीन फ्लोरिन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के नंबर्स का इंतजार रहेगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में वायदा बाजार में जुबिलेंट फूड, हैवेल्स इंडिया, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग और सिंजीन इंटरनेशनल के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। वहीं G20 समिट में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इटली जाएंगे। महाराष्ट्र में कल से रेस्ट्रिक्शंस के साथ लेकिन कॉलेजेस खुलते हुए दिखेंगे। वहीं धनी सर्विसेज पूंजी जुटाने को लेकर कल एक बोर्ड बैठक करने जा रहा है और आरसीएफ कल एक्स डिविडेंड ट्रेड होता हुआ दिखेगा। 21 अक्टूबर के दिन यानी गुरुवार के दिन काफी इवेंट स्पेसिफिक दिन रहेगा। सबसे पहले तो रिजल्ट्स एशियन पेंट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील के निफ्टी स्पेस में आते हुए दिखेंगे। वायदा बाजार की लंबी लिस्ट है, बायकॉन, कैनफिन होम्स, कॉनकोर, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इंडियन होटल्स, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एम्फासिस, टीवीएस मोटर, आईएक्स, इंडिया मार्ट, जुबिलियंट इंडस्ट्रीज, एलआईसी हाउसिंग, ये तमाम कंपनियों के नंबर्स गुरुवार के दिन आते हम देखेंगे। कैबिनेट की बैठक इस बार गुरुवार को 11:30 बजे होने जा रही है और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक भी 3:45 बजे गुरुवार के दिन होती हुई दिखेगी। मुंबई एयरपोर्ट पर घरेलू उड़ानों के लिए टर्मिनल 1 जो है वो 20 तारीख से खोला जाएगा। वहीं आईईएक्स पर नजर रखें, बोर्ड बैठक होने जा रही है जिस पर बोनस इशू पर विचार किया जाएगा। भारतीय एयरटेल का राइट्स इशू 20 तारीख को बंद होता हुआ दिखेगा, प्राइस जिसका 535 पर शेयर का है। वहीं टेक्समैको रेल के राइट्स इशू की एक्स डेट होगी 20 अक्टूबर, 23 रुपए प्रति शेयर की प्राइस है। और आपको बता दें 164 करोड़ का राइट्स इशू 1 से 15 नवंबर के बीच खुलने जा रहा है। एंटाइटलमेंट रेशियो 2:7 का है इसका। कैनफिन होम्स बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक करेंगे। वहीं इंडियन होटल्स राइट्स इशू के साइज और पूंजी जुटाने को लेकर सोच विचार किया जाएगा। बीपीसीएल और भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड के बीच स्कीम ऑफ अमालगमेशन को लेकर एक बोर्ड बैठक होने जा रही है और माइंड ट्री एक्स डिविडेंड ट्रेड होता हुआ दिखेगा गुरुवार के दिन। ओके, तो ढेरों कंपनीज हैं जिनके नतीजे आएंगे और इसके साथ ही कई और ट्रिगर्स भी हैं। और नतीजों की बात करें तो एक बार हाइडेलबर्ग को भी पुल अप कर दी। इसके नतीजे आ रहे हैं। सीमेंट स्पेस की कंपनी करीब 569 करोड़ की आय आती हुई दिखी है। 512 करोड़ की आय के सामने तो आय 512 करोड़ से बढ़कर 569 करोड़ की आपको आती हुई दिखी है। इसके साथ ही अगर आप मुनाफे की बात करें तो 59.5 करोड़ का मुनाफा आया है, जो गिरा है 62.5 करोड़ से गिरकर मुनाफा इनका 59.5 करोड़ का आपको आते हुए दिख रहा है। ये है आपके लिए हाइडेलबर्ग सीमेंट की बात। ज़्यादातर एक्सपेंसेस इनके चेक में ही रहे हैं, बट रॉ मटेरियल कॉस्ट में आप एक बड़ा उछाल आते हुए देख रहे हैं और स्पेशली पावर एंड फ्यूल कॉस्ट में एक बड़ा उछाल आते हुए देख रहे हैं। तो ऑपरेशनली थोड़े कंसर्न्स हैं जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। अल्ट्राटेक के नंबर्स में भी यही दिखा था और हाइडेलबर्ग भी नतीजों के बाद अब 3.5% नीचे आपको ये काउंटर दिख रहा है। तो नजर रखिए, ढेरों और नतीजे आने वाले हैं और कई नतीजे आ भी चुके हैं और साथ ही कुछ खबरें भी हैं जो बता रहे हैं कुशल। गुड आफ्टरनून, बताएं।
गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले HUL के नंबर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट अनुमान के हिसाब से नंबर्स आते हुए दिखे हैं। आय जो है 12,724 करोड़ पर आई है, हमारा अनुमान 12,700 करोड़ रुपए का था। साथ ही कामकाजी मुनाफा देखें तो 2,870 करोड़ से बढ़कर 3,132 करोड़ पर यह फिगर आया है, हमारा अनुमान 3,100 करोड़ रुपए का था। मार्जिन 24.6% पर आई है, हमारा अनुमान 24.4% का था। तो ऑलमोस्ट मार्जिन स्टेबल रही हैं। मुनाफे के लिहाज से 2009 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 2,200 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है, जो कि हमारे अनुमान के एग्जैक्टली सिमिलर लेवल्स पर है। हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी सी कमजोर आई है, 6 से 7% का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 4% की वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। इनफैक्ट रानी ब्रेकलाइंस के नंबर्स भी आए हैं, मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स हैं। मुनाफा 11.5 करोड़ से घट कर 5 करोड़ आया है, पर कंपनी की आय में इजाफा दिखा है 105 से 122। शक्ति पंप्स मुनाफा 15 करोड़ से बढ़कर 21 करोड़, आय 201 करोड़ से बढ़कर लगभग 370 करोड़ पर आती हुई दिखी है। कुछ खबरें भी हैं जिसमें भारतीय एयरटेल IQ वीडियो प्लेटफॉर्म कंपनी ने लॉन्च किया है। ये बिजनेसेस के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशंस रहेगा वीडियो स्ट्रीमिंग के हिसाब से। साथ ही MPS लिमिटेड यहाँ पर बोर्ड 27 अक्टूबर को बाईबैक पर विचार करने वाला है। इनफैक्ट पिडिलाइट यहाँ पर दूसरी तिमाही में LIC का जो हिस्सा है 2.35% से घटकर अब 2.06% पर आता हुआ दिख रहा है। कुछ ब्लॉक डील्स हैं जिसमें टाटा पावर 55 लाख शेयरों के कई सौदे यहां पर होते हुए दिखे हैं। साथ ही IRCTC अगेन फोकस में आया है, 4.5 लाख शेयरों के कई सौदे यहां पर भी हुए हैं। और IEX यहां पर लगभग 50 लाख शेयरों के सौदे होते हुए दिखे हैं। और अंत में हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स जहां पर 51 रुपये 10 पैसे प्रति शेयर के भाव पर लगभग 50 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं। ओके तो कई सारी बल्क डील्स हुई हैं, कई ढेरों सौदे कई सारे स्टॉक्स में होते हुए दिखे हैं और एक्शन भी बाजार में है भरपूर। आइए फिर एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। हमारा पूरा पैनल है तैयार। राकेश जी, कुणाल जी हैं हमारे साथ ही वागले साहब हैं, सुमित जी हैं, नितिन मोरारका साहब हैं, विश्वेश जी हैं और थोड़ी देर में विजय चोपड़ा साहब भी जुड़ेंगे। सुमित जी, क्योंकि HUL पर कॉल आपका आया था और अभी स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है, नतीजों के बाद पॉजिटिव रिएक्शन और फिर वॉल्यूम ग्रोथ के बाद थोड़ा गिरा भी, क्या करना चाहिए? सुबह के टारगेट्स तो आ गए, अब क्या राय है HUL पर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल दीपांशु, थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर, बट स्टॉक के अंदर नीचे में 2600 के आसपास का सपोर्ट लेवल है। जब तक 2600 का लेवल नीचे में तोड़ेगा नहीं तब तक पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं और ऊपर में वापस से 2700 का लेवल टूटने पे तेजी बनेगी। यानी 2600 नीचे में सपोर्ट है, 2700 2710 ऊपर में रेजिस्टेंस है। जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होंगे तो वापस से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। फिलहाल 2600 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें पोजीशंस। 2600 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है पोजीशंस को। एक बार सुबह के लेवल जो सुमित जी ने दिए थे वो तो हमने आते हुए देखे, 2760 2800 के था, उसके बाद थोड़ा गिरा भी है। तो अगर आप पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो फिर आप 2600 के स्टॉप लॉस के साथ HUL पर रखें नजर। ये है आपके लिए सुमित जी की राय। और कहां पर एक्शन आ रहा है, क्योंकि HUL से थोड़ा निफ्टी पर नेगेटिव रिएक्शन जरूर आया है, पर उसके सामने ढेरों और काउंटर्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर है इस समय। और वापस IEX 16% की तेजी के साथ भी ऊपर आते हुए दिखा है आपको। पेज इंडस्ट्रीज ये थोड़ी देर पहले एक बड़ा ब्रेकआउट दिखा रहा था। बंसल जी, पेज इंडस्ट्रीज के चार्ट देखें, 40,000 के करीब आ गया, 4.5% ऊपर, जरा राय दें इस पर। देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और पहले भी बोला था दीपांशु, एक नई टेरिटरी में आ चुका है। सितंबर 2018 के हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बाय एंड होल्ड वाला स्टॉक है। जिन्होंने ले रखा है होल्ड करें। करेक्शन पर यहाँ पर खरीदारी की राय होगी। और दीपांशु, अगर कोई कतार में हमसे पहले नहीं है तो एक चार्ट कॉर्नर के बिगुल की गुजारिश है। अभी से शुरू हो रही है, तो पहला बिगुल क्लोजिंग शो का राकेश जी, कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर। बंसल जी, ये बार बार आप जब कहते हैं कोई कतार में मेरे से पहले नहीं तो उनके लिए, तो आप ये क्या दूसरों को ये जताना चाहते हैं कि देखिए हम ही कॉल दे रहे हैं, हम ही काम कर रहे हैं, आप बाकी सब कोई लोग हैं नहीं करने वाले हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं मैसेज साफ साफ? अनिल जी, जब आप किसी से दीपांशु किसी से सवाल पूछते हैं अनिल जी, और वो उसका मतलब कि सदुपयोग बोलेंगे दुरुपयोग करके अनिल जी, अनिल जी अपना बिगुल बजाते हैं तो अनिल जी कतार में अगर हम दूसरा पहले होता है तो अनिल जी बुरा लगता है। तो किसी दूसरे को अनिल जी फील बैड ना हो, इसलिए पूछ रहा हूँ कि कतार के हिसाब से ही नंबर चलना चाहिए अनिल जी। तो मैं और दीपांशु इस मामले में थर्ड एम्पायर है, चिंता न करें, हम निष्पक्ष है। जो भी पहले कतार में आएगा उसको पहले मौका दिया जाएगा बगैर आपके कहे भी, ठीक है ना? हाँ, अगर आपने कहा भी और कोई कतार में है तो पहले उसको मौका मिल जाता है, चिंता न करें। फिर भी आप अगर ऐसा बोलते तो अच्छी बात है, हम उसमें भी आनंद ले रहे हैं। बताएं सर, क्या करना है?
अनिल जी, खरीदारी करनी है और खरीदना है L&T फाइनेंस होल्डिंग। L&T फाइनेंस होल्डिंग में अनिल जी हमारी खरीदारी की राय है। यहां पर अगर आप देखें तो दो पैटर्न्स एक साथ बन रहे हैं। डेली चार्ट पर भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और इंट्राडे चार्ट्स पर भी हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। चार्ट देखकर ऐसा लगता है कुछ ना कुछ बड़ा होने की तैयारी है। इन स्तरों पर L&T फाइनेंस होल्डिंग को बाय करें, गिरावट का फायदा उठाएं। ओवर टू राकेश। देखिए अनिल जी, बहुत बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। कुणाल जी ने राइटली एक्सप्लेन करा है। डेली टाइम फ्रेम और इंट्राडे टाइम फ्रेम में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, काफी स्ट्रांग पैटर्न होता है। और अनिल जी एक चीज ध्यान रखें, आपके जमाने में जब लड़का घर से बाहर निकलता था तो उसे 2-3 चीजें पेरेंट्स बोलते थे। एक चीज बोलते थे कि भागती हुई गाड़ी और भागती हुई मतलब कि ट्रेन को मत पकड़ना। तो जिस तरीके का आज का मार्केट हो रखा है, जो स्टॉक एकदम एक्यूमुलेशन में है, उसमें अगर एक्यूमुलेशन फेज में ले रहे हैं ब्रेकआउट से पहले तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाता है। और L&T फाइनेंस होल्डिंग वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूरा करने के पूरे पैरामीटर्स पूरे कर रहा है। तो इस पे खरीदारी की राय है। 92 रुपए में स्टॉप लॉस लगाना है। 97.5 पहला टारगेट, 99 रुपए, 99 दूसरा टारगेट। और L&T फाइनेंस होल्डिंग को बिल्कुल भी मिस करने की राय नहीं है। L&T फाइनेंस को मिस नहीं करना है। NBFCs एक एक करके रेडार पर आ रही हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस, कल अनिल जी इसके बारे में बात कर रहे थे। L&T फाइनेंस, M&M फाइनेंस, यहाँ पर भी रखिए नजर। सुबह भी इस काउंटर पर आपके लिए कई सारी कॉल्स आई हैं। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो फोकस में हैं। और ऑफकोर्स श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, यहाँ पर तो आप एक बढ़िया मूव देख ही रहे हैं इस समय, और स्टॉक भी आपको एक्शन में आते हुए दिखेगा। HDFC लिमिटेड पर भी रखिए नजर, यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा एक्शन इस समय बन रहा है। पर दीपक नाइट्राइट, इस पर एक अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। करीब 3.5% ऊपर दीपक नाइट्राइट का आपको काउंटर दिखेगा। वागले साहब जरा चार्ट पर नजर डालें। 3.5% ऊपर दीपक नाइट्राइट। सर दीपांशु, अगर मार्केट में गिरावट नहीं आएगी या साइडवेज होगा और दीपक नाइट्राइट 3000 के ऊपर निकलेगा तो मैं आज के लिए लूंगा, या BTST का मेरा व्यू होगा, क्योंकि फिर ये 100 रुपए की मुंह दे सकता है। फिलहाल ये 3000 पे अटक सकता है। अभी 2975 है, 25 रुपए आगे रेजिस्टेंस है, तो उसको क्लियर करने के बाद ही हम एंटर करेंगे। तब तक मार्केट एक्शन भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यह है आपके लिए दीपक नाइट्राइट, जहां पर आपको रखनी है नजर। अगर मार्केट एक्शन पॉजिटिव रहा तो ठीक है, वरना 3000 के करीब थोड़ी रेजिस्टेंस इसमें आती हुई दिख सकती है। पर आइए, नतीजों का है इंतजार। HUL तो हो गया है, इसके साथ ही आज कई सारे और भी नतीजे आने वाले हैं। ACC कैसे रहेंगे, इनके नतीजे जानते हैं मानसी के साथ। मानसी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, अच्छे नतीजे रहेंगे। बिक्री और मुनाफे के फ्रंट पर नंबर्स पॉजिटिव आते हुए दिखेंगे। हालांकि मार्जिन्स जो सीमेंट कंपनियां, उनके कॉस्ट लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। इसके चलते मार्जिन्स पर एक असर देखने की संभावना है। वॉल्यूम में 1% की बढ़त का अनुमान सालाना आधार पर हम लगाकर चल रहे हैं। तिमाही आधार पर वॉल्यूम्स जो हैं 4% तक बढ़ते हुए दिख सकते हैं। रियलाइजेशंस में 2% तक की बढ़त का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। अब वॉल्यूम और रियलाइजेशन जो कि अच्छे बढ़ते हुए दिखेंगे, इसका सीधा इम्पैक्ट कंपनी की आय पर पड़ता हुआ दिख सकता है। अनुमान यह है कि 7% तक की बढ़त सेल्स के फ्रंट पर 3537 करोड़ से 3792 करोड़ पर कंपनी की आय का आंकड़ा जाता हुआ दिख सकता है। कीमतों में बढ़त देखने को मिली है पिछले दिनों, जिसका असर मार्जिन्स पर दिखेगा, लेकिन फिर भी 18.9% से 18% जितने मार्जिन्स जाते हुए दिख सकते हैं। मुनाफे के फ्रंट पर 22% तक की बढ़त का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। लगातार बिक्री और कीमतों में जो बढ़ोतरी का ट्रेंड है, इसका सीधा इम्पैक्ट मुनाफे पर जाता हुआ दिखेगा। कुछ चीजें जिन पर नजर रखनी है, आगे कीमतों की स्थिति क्या रहेगी, वहीं यूटिलाइजेशन के लेवल्स क्या हैं और कंपनी के केपेक्स कारोबार विस्तार के प्लान्स आगे के लिए क्या रहेंगे, इस पर हम नजर बनाएंगे। बिल्कुल, तो ACC पर है नजर। देखते हैं किस तरह के नतीजे इनकी तरफ से आपको आते हुए दिख सकते हैं। फिलहाल स्टॉक हल्की सी नरमी इस समय दिखा रहा है। नजर रहेगी ACC पर। बजाज फिनसर्व, इस पर राय लेनी थी विश्वेश जी से, क्योंकि आज सुबह भी इस पर बात कर रहे थे विश्वेश जी। आप 19,500 के टारगेट दिए थे। फिलहाल पॉजिटिव मोमेंटम है, 19,100 के करीब ट्रेड कर रहा है। क्या चल रहा है सर बजाज फिनसर्व में, और अगर सुबह ट्रेड नहीं लिया हो तो इन लेवल्स पर लिया जा सकता है? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, सुबह हमने बाय दिया था वहाँ से, तो 400 रुपये का ऑलमोस्ट मुंह देखा गया 18,800 से। 19,400 का हाई बना है, लास्ट आवर में ही बना है। तो 19,500 की हमारा टारगेट है। मुझे लगता है देखिए 19,000 के कॉल ऑप्शन में 52,400,000 शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, और जिस हिसाब से स्टॉक में आज मोमेंटम है, अगेंस्ट द मार्केट परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक स्टॉक इज हेडिंग फॉर मच हायर। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा डिक्लाइन आता है तो मुझे लगता है फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। अब जो इनिशियल मैंने मॉर्निंग में 18,600
1800 का स्टॉप लॉस दिया था उसको थोड़ा सा रिजर्व करके 18750 तक ला सकते हैं और मेरे हिसाब से 18900 के आसपास एंट्री कर जा सकती है। 19500 20,000 तक भी मुझे लगता है बजाज फिनसर्व जा सकता है। तो ये है आपके लिए बजाज फिनसर्व में खरीदारी करने की राय। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ही पुणे की कंपनियां। आजकल किरण जी ट्रैक करना बंद कर दिया आपने बहुत दिनों से। आपने कभी कोई ओपिनियन नहीं दी इस पे या मना किया आपको पुणे से किसी ने? ओ सॉरी, किरण जी हमारे साथ। अच्छा, किरण जी अभी मैसेज कर दिया, सुन तो रहे होंगे। तो मुझे लगा कि किरण जी हैं, लेकिन बहुत दिनों से किरण जी की तरफ से कॉल आया नहीं। बजाज ऑटो पे भी नहीं आया, तीनों बजाज पे नहीं आया। बजाज में तीनों पे ही नहीं आया। चलिए देखते हैं, इंतजार रहेगा उसका। लेकिन आइए इस बीच आपके सामने एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो होता दिख रहा है। वो कार्ड बिजनेस से रिलेटेड है। कार्ड का बिजनेस करने वाली कंपनियों के वैल्यूएशन ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इस पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च और इन्फॉर्मेशन जमा की है देवांशी ने। और वो कई सारी तो नहीं, लिस्टेड कंपनियां तो एक ही है जिसके लिए फ़ायदे की बात होगी, लेकिन बाकी अनलिस्टेड बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके लिए बड़ी फ़ायदे की बात है। तो बताएं देवांशी, क्या डेटा है, क्या खबर है और किस कंपनी के लिए फ़ायदे की बात है? आपने जिस तरह से कहा ना कई सारी है, तो इनडायरेक्टली बैंक्स पर भी इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। आप देखिए क्योंकि ये एक क्रेडिट कार्ड कारोबार में यहाँ पे कामकाज होता हुआ दिख रहा है और लगातार जो स्टार्टअप्स हैं इनके वैल्यूएशंस में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। आप देखिए पिछले 6 महीने में इसकी जो वैल्यूएशन है वो दुगने होते हुए दिखे हैं। अगर आप अभी देखें तो $4 बिलियन के ऊपर के जो वैल्यूएशंस हैं वो कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं। हाल ही में कंपनी ने करीब $250 मिलियन रेस किए हैं और इसी के चलते इनके जो ओवरऑल वैल्यूएशंस आते हुए दिख रहे हैं वो $4 बिलियन के भी ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब उन्होंने अप्रैल में पूंजी जुटाई थी तब उन्होंने करीब $215 मिलियन की जो पूंजी जुटाई थी, उस टाइम पे जो वैल्यूएशंस आते हुए दिख रहे थे वो $2.2 बिलियन के आते हुए दिख रहे थे। तो पिछले 6 महीने में वैल्यूएशंस दुगने हुए हैं। उससे पहले जब हम अप्रैल में भी देख रहे थे तब भी हमने देखा था कि 4 महीने में उनके जो वैल्यूएशंस है वो तब भी दुगने होते हुए दिखे थे। इंटरेस्टिंगली आप देखिए अगर दिसंबर 2020 से अगर आप देखें तब इस कंपनी के जो वैल्यूएशंस आते हुए दिख रहे थे वो $800 मिलियन के थे और वहां से लेके अगर अब तक आप देखें तो 4 गुना ये जो वैल्यूएशंस है वो होते हुए दिखे। रिटेल सेगमेंट्स ओवरऑल अगर आप बैंकिंग और लेंडिंग स्पेस देखें तो काफी ज्यादा हाइप होते हुए दिखे। यहाँ पे वैल्यूएशंस काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखे, रिस्क कम है और इसी के चलते आपको क्रेडिट कार्ड कारोबार की जो वैल्यूएशंस हैं वो भी लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एसबीआई कार्ड्स ये डायरेक्ट बेनिफिशियल है यहाँ पे, इसके भी वैल्यूएशंस अगर आप देखें तो लगातार बढ़ते हुए दिखे और एसबीआई कार्ड्स आप देखें इसको सबसे ज्यादा फायदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड स्पेस में ये सारी बैंक्स जो हैं वो काफी ज्यादा compete करती हुई दिख रही हैं। आईडीएफसी फर्स्ट भी है जो कि अब धीरे धीरे रिटेल स्पेस पे कंज्यूमर साइड पर जो क्रेडिट कार्ड लेंडिंग है वो शुरू कर रहा है। तो काफी सारी कंपनीज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं और इन सबको इस वैल्यूएशन के फायदे होते हुए दिखेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए क्रेडिट कार्ड स्पेस में बड़ा डेवलपमेंट सर। और आई थिंक ये पीरियोडिक अपडेट ही हो गया सर। एवरी फ्यू मंथ्स हम देखते हैं डबल वैल्यूएशन। जो लिस्टेड है उसमें गेन नहीं आ रही, जो अनलिस्टेड है उसमें ऐसी जबरदस्त गेन है। मैं सुनील सिंघानिया साहब का एक ट्वीट पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, किस चीज कोई किसी आईपीओ को लेके आया था, वो मुझे याद नहीं आ रहा कौन से आईपीओ को लेके था। उन्होंने कहा कि जो नई कंपनियां आईपीओ में आ रही है उनके वैल्यूएशन अनाप शनाप है। एग्जैक्टली शायद किस बैंक्स को लेके था या एनबीएफसी को लेके था। कुछ एनबीएफसी अभी आईपीओ लेकर 8 के बुक वैल्यू पे 8 टाइम्स में ट्रेड कर रही है, 10 टाइम्स में ट्रेड कर रही है। और जो लिस्टेड पेयर्स हैं जो उससे ज़्यादा बड़े हैं, उससे ज़्यादा बढ़िया है, उससे कई लंबे समय से वो आपके सामने परफॉर्मेंस आपकी देखी हुई है, उनको वैल्यूएशन उतने नहीं है। यही हाल एसबीआई कार्ड्स का है। मेरे हिसाब से इस स्टॉक को 1500 रुपये होना चाहिए। वाह, यहाँ से भी 40-50% की अपसाइड बनती है। 1400-1500 रुपये का स्टॉक है ये एसबीआई का। 755 रुपये में इशू आया था, मुझे अच्छे से याद है। और इशू के पहले दिन, इशू के दूसरे दिन 755 का हाई बनाया और उसके बाद वो मार्च 2020 वाला मामला हो गया, बहुत गिरा स्टॉक। 450, 400, 500 रुपये के नीचे तक, वहाँ तक भी आया और वहाँ से इसने वापस यात्रा शुरू की है। अगर आपको ये भी दीप एक तरह से इसको ऐसे समझिए, ये इसमें से एसबीआई हटा दीजिए। अगर यही है ना, अलग से एचडीएफसी कार्ड कोई लिस्टेड होता है या आईसीआईसीआई कार्ड कोई लिस्टेड होता है तो इसके वैल्यूएशन अलग रहे। लोगों को जब ये समझ में आ जाएगा कि आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे नहीं है, वैसे एसबीआई कार्ड एसबीआई नहीं है, तब लोग इसको सही वैल्यूएशन देंगे। क्योंकि कार्ड के बिजनेस में वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है और सिटी का कार्ड बिजनेस बिक रहा है। अगर समझो इन्होंने ले लिया तो जो साइज होगी, जो मोनोपोली होगी, आप देखते रहेंगे।
अदरवाइज भी आज क्रेड क्या है, कुछ नहीं। एसबीआई है आपके पास डेटा की क्रेड की और एसबीआई कार्ड की साइज क्या है? सर मार्केट, अगर आप मार्केट साइज भी देखते हैं हाँ। तो अगर आप देखें तो एसबीआई कार्ड उससे काफी ज्यादा कहीं ज्यादा, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और सर अगर आप जब भी आप क्रेडिट कार्ड बिजनेस का वैल्यूएशंस करते हैं, जब आप देखते हैं तो यूजुअली होता है कि किस टाइप के जो मेंबर्स हैं आपके तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप एसबीआई कार्ड्स के मेंबर्स भी देखें तो काफी प्रीमियम मेंबर्स हैं। जो हम सिटी की बात करते हैं कि जो प्रीमियम मेंबर्स है वो सिमिलरली एसबीआई कार्ड्स में भी है, तो उसका भी जो बेनिफिट है वो एसबीआई कार्ड्स को कहीं ना कहीं अब मिलना चाहिए। हाँ, तो अब जो भी सिटी का लेगा ना उसके लिए बहुत ये जैकपॉट होगा, क्योंकि उनका मार्केट शेयर मतलब जो जूम करेगा और 19-20% तो ऑलरेडी है प्रीमियम स्पेंडर्स। और सिटी बैंक वाले तो मतलब वो लोग हैं जो वाकई में मतलब खानदानी कार्ड पे खर्चा करने वाले लोग, अभी नए वाले नहीं है। क्योंकि आजकल अगर आप जैसे एयरपोर्ट पे जाएं तो पूरी लाउंज भरी रहती है, हर एक क्रेडिट कार्ड के साथ लाउंज एक्सेस है। मतलब ऐसा लगता है कि बाहर बैठे अंदर बैठे पता ही नहीं चलता। राइट, वैसा हाल हो गया, एक्चुअली हो गया। लेकिन जो प्रीमियम लाउंजेस है या जो प्रीमियम कार्ड स्पेंड करने वाले हैं, जहाँ कुछ जिनके लिमिट 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ या अनलिमिटेड वाले भी होते हैं, तो वो सिटी बैंक वाले हैं। सो आई थिंक ये स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे बढ़िया चीज़ है वैल्यूशंस भी आकर्षक हैं। मुझे लगता है एसबीआई कार्ड पोर्टफोलियो में होना चाहिए, एसबीआई कार्ड होना चाहिए। तो अचानक से ये रिसर्च देखिए तो इस बाजार में मतलब लोअर वैल्यूएशन पर अच्छे स्टॉक्स कम मिल रहे हैं। हाँ, कम मिल रहे हैं और नए जमाने का बिजनेस है ना। हाँ। आपको इस वक्त वैल्यूएशन कहाँ आप दे सकते हैं? वैल्यूएशन नज़ारा में दे सकते हैं, जोमेटो में दे सकते हैं, वैल्यूएशन आप IRCTC में दे सकते हैं, MSTC में दे सकते हैं, एसबीआई कार्ड जैसे डिजिटल प्लेयर्स में देख सकते हैं। डिजिटल प्लेयर्स में वैल्यूएशन प्रॉफिट पे नहीं हो रहे ना, वहाँ पर प्रॉफिट पे वैल्यूएशन नहीं है, वहाँ पर प्रोस्पेक्ट्स पर वैल्यू कि क्या बड़ा कितना हो सकता है, बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। और धीरे धीरे अभी आप देखिए जो कार्यालय ने हिस्सा भी बिक्री किया है तो वो एक वन ऑफ था जिसके लिए लोग वेट कर रहे थे कि कब बेचेंगे। हाँ। बातें थी कि अब तो वो भी नहीं है। हाँ, वो तो हैंगओवर खत्म हो चुका है, सेलिंग जो होनी थी। चलिए एसबीआई कार्ड ये है आपके लिए एक बेहतरीन रिसर्च। हालांकि रिसर्च तो आपने क्रेडिट पे की थी, बात एसबीआई की तरफ पहुंच गई। ये बात करते करते क्रेडिट को वैल्यूएशन दुगुना कि जब भी हम कार ट्रेड की भी बात करते हैं एसबीआई कार्ड्स, तो कैसे अब नए जो कंपनीज हैं उनसे हम वैल्यूएशंस को कंपेयर कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं। और जैसे आपने कहा कि एग्जिस्टिंग जो डेटा है वो हमको दिखता है, तभी भी हम वैल्यूएशंस वहाँ देख रहे हैं बढ़ते हुए। एब्सोल्युटली। तो चलिए एसबीआई कार्ड पर रखें नजर और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कुणाल जी आपको देखने हैं चार्ट्स और बताना है क्या है बढ़िया वो लेवल जो बाजार के उतार चढ़ाव के मूड माहौल में कभी एसबीआई कार्ड वहां नजर आए तो निवेश के लिहाज से खरीदा जाए। अनिल जी देखिए, अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले भी इसकी हम चर्चा कर रहे थे और अनिल जी मैंने कहा था कि इसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इसके वीकली चार्ट्स पर बनता हुआ दिख रहा है। तो अनिल जी मुझे लगता है कि गिरावट का यहाँ वेट नहीं करना चाहिए, इन स्तरों से ही आप खरीदारी की शुरुआत करें। स्ट्रक्चर बहुत शानदार है और अनिल जी मैं आपके साथ 100% हमराय हूं कि अनिल जी ये पोर्टफोलियो का हिस्सा होना ही चाहिए। एसबीआई कार्ड बाय करके चलें। गिरावट में मैक्सिमम आपको 1100 के आसपास के लेवल्स मिल जाएंगे, वहां मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। इन स्तरों पर भी बाय करके चल सकते हैं। मुझे लगता है अनिल जी ये स्टॉक जो है आने वाले वक्त में आपको 1600 1650 के लेवल्स दिखाएगा। तो इन स्तरों पर धीरे धीरे करके अक्यूमुलेट करने की मेरी राय ये है आपके लिए, धीमे धीमे अक्यूमुलेट करें 1600 1650 के लेवल। वाह, तो कुणाल जी तो यहाँ से 50% की अपसाइड बता रहे हैं, बढ़िया स्टॉक है। बस यही है कि ये आप ये रोज ट्रेड करने वाले और उस तरह के स्टॉक नहीं, ये बैठकर शांति से इन्वेस्ट करने वाले स्टॉक हैं जो आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स देख रहे हैं जहाँ पेरेंटेज मजबूत है, बिजनेस नए ज़माने का है और आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट साफ दिख रहे हैं। तो ये एक बिजनेस है जो आपके लिए फिट होता है पोर्टफोलियो में। आइए बढ़ते हैं आगे और इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं ही और कुछ और स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। नितिन जी के लिए बिगुल, नितिन के निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका और उसके बाद आ रही है आपके लिए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर भी। बताइए नितिन जी। अनिल जी यहाँ पे ट्रेड है महिंद्रा एंड महिंद्रा की 920 स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन पे, जिसका प्राइस 18.5 के आसपास अभी है और इसको खरीदना चाहिए। और इसके टारगेट करीब 32 से 35 रुपए के होंगे, 32 से 35 के होंगे और स्टॉप लॉस होंगे 10 रुपए के। अब इसमें मुझे 2-3 रीजन दिख रहे हैं जिसके कारण लग रहा है कि M&M ऊपर करीब 950 960 इस एक्सपायरी में जाना चाहिए। उसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि 900 की स्ट्राइक पे सबसे ज़्यादा कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है, करीब 50 लाख से ऊपर।
और ये स्टॉक उसके ऊपर कंटिन्यूअसली आज भी ट्रेड हो रहा है। दूसरी बात है, आज के दिन में 3-3.5% का ओआई एडिशन है। कल करेक्शन थी, फिर आज नीचे ओआई एडिशन हो रहा है, यानी फिर से बाइंग हो रही है। तो ये एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट हो सकता है। जैसे जैसे हम एक्सपायरी की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो उसको देखते हुए ये स्टॉक 960 की तरफ जा सकता है। इसलिए हम 920 की कॉल ले रहे हैं, 18-18.5 की रेंज में 32 से 35 का टारगेट रख रहे हैं, 10 का स्टॉप लॉस रख रहे हैं। ओके, ये है आपके लिए M&M का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। और इस बीच हमें रिसर्च टीम ने जो हमें इन्फॉर्मेशन भेजी है, क्रेड के पास है 75 लाख पेड मेंबर्स, 75 लाख, और SBI कार्ड के पास है 1 करोड़ 18 लाख, और क्रेड के मुकाबले में और कम वैल्यूएशन पे है, जबकि पुराना खिलाड़ी है, स्टैब्लिश ब्रांड है अपने आप में SBI की। ये फ़र्क है SBI कार्ड में और दूसरी कंपनियों के वैल्यूएशन में। आइए बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस। हमारे साथ हैं इस वक्त हमारे संवाददाता दानिश आनंद। दानिश, बताइए क्या है बड़ी खबर? सर, एनटीपीसी के लिए काफ़ी बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक मेरे को पता लगा है कि एनटीपीसी पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड में 5% का स्टेक ले सकती है। और जहां तक डील की बात आती है, डील काफ़ी एडवांस स्टेज पर है, तो अभी काफ़ी बातचीत चल रही है दोनों ही साइड से। और सूत्रों की माने तो ऑलमोस्ट डील डन भी है, क्योंकि जहां तक स्टेक की बात आती है तो एनटीपीसी उसमें 5% का स्टेक लेगी। और ओवरऑल अगर इसका इम्पैक्ट देखा जाए तो एनटीपीसी के लिए काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी खबर है। और मोर ओवर, अगर एक बार वो पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड में 5% का स्टेक ले भी रहती है तो उससे एक और हमको इंपॉर्टेंस पता लग रही है पावर एक्सचेंजेस की, क्योंकि कुछ समय पहले जैसे ही पावर जब अभी क्राइसिस इंडिया में चल रही थी तो उस समय केंद्र सरकार की तरफ से भी डायरेक्टिव आया था कि पावर एक्सचेंजेस पर जो अनयूज्ड पावर है उसको बेचा जा सके, ताकि जो जिनको पावर नहीं मिल पा रही है उनको वो लोग वहां से अपना पावर सोर्स कर पाए। तो अगर देखा जाए तो अब पावर एक्सचेंजेस में काफी खबरें आ रही हैं कि काफी कंपनीज उसमें अपना हिस्सा बढ़ा रही हैं। लेकिन एनटीपीसी की जहां तक बात आती है, एनटीपीसी आने वाले कुछ दिनों में पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, यानी कि जिसको PXIL के नाम से भी जाना जाता है, उन पे 5% का स्टेक ले सकती है। डील एक अभी एडवांस स्टेज पे है और बहुत जल्द ये डील क्लोज हो सकती है और एनटीपीसी को उसमें 5% का हिस्सा मिल सकता है। अच्छी खबर है कि एनटीपीसी खुद जो पावर एक्सचेंजेस पे, पावर ट्रेडिंग एक्सचेंजेस पे ट्रेड करने वाली कंपनी है, वो उसी में हिस्सा खरीदी। ये ऐसे समझो ना जैसे कोई स्टॉक ब्रोकर या इन्वेस्टर एक्सचेंज में हिस्सा खरीदे, जैसे राकेश झुंझुनवाला साहब ने MCX में खरीदा हुआ था, समथिंग लाइक दैट। कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं, आपको लगता है कि ये भाई बढ़िया कमा रहा है, चलिए इसी बिजनेस में हम भी पार्टनर हो जाते हैं, क्योंकि फीस तो देनी पड़ती है। सो एनटीपीसी पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया में यहाँ पर हिस्सा दे लेना चाहती, लेकिन इसमें एक और कैच है। ये एनटीपीसी के लिए तो अच्छी खबर है कि उन्हें एक तरह से उसी एक्सचेंज में हिस्सा मिलेगा, लेकिन दीप इसमें एक और कैच है जी। किसी के लिए अच्छी है तो किसी के लिए खराब भी है। बिल्कुल, वो है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जहां पर एनटीपीसी की तरफ से 30% बिजनेस एनटीपीसी कंट्रीब्यूट करती है वहां पर। तो अगर एनटीपीसी का खुद का एक्सचेंज होगा तो शिफ्ट कर देंगे तो नेचुरली वो अपना बिजनेस वहां तो शिफ्ट करेगी ना। तो मेरे ख्याल से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के लिए ये नेगेटिव खबर होगी, क्योंकि काफ़ी कुछ एनटीपीसी का बिजनेस या हो सकता है पूरा भी हो या पार्ट हो। ये भी देखना होगा पावर एक्सचेंज में कितनी लिक्विडिटी आती क्या होती है। लेकिन अगर एनटीपीसी की खुद की एक तरह से होल्डिंग है पावर एक्सचेंज में, तो फिर IEX पर, और अभी IEX पे को सबसे बड़ा एडवांटेज जो मिल रहा है तो वो यही है कि सरकारी कंपनियां सारा मैक्सिमम बिजनेस यहाँ पर दे रही हैं। सो ये देखना होगा आगे चलते हुए कि क्या IEX पर जो एनटीपीसी का ज़्यादा बिजनेस होता है वो क्या कुछ नए एक्सचेंज पे शिफ्ट होगा। इंटरेस्टिंग है। बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर जो माना जा रहा है कि पूरा इकोसिस्टम ही बड़ा होगा, तो एक तरह से अगर नई एक्सचेंज आती है तो शायद वॉल्यूम्स में भी हेल्प मिलेगी। पता नया प्लेयर है, थोड़े और प्लेयर्स एनकरेज होंगे। वैसे भी मतलब मेरा पॉइंट है कि इसमें होगी ट्रेडिंग एक्टिविटी, कोई वो स्पेकुलेशन तो होगा नहीं। एक्सचेंजेस में क्या ऐसा आर्बिट्राज तो होगा नहीं कि यहाँ से पावर लेके वहाँ बेचो, ये तो एक्चुअल ट्रेडिंग होनी है। सो आई डाउट है कि तो जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस होंगे वहाँ उतना बिजनेस में क्वेश्चन मार्क आएंगे, बजाय इसके कि आप ये समझे कि डेप्थ हो। क्योंकि आपको देखो सिर्फ हेज करना है या सिर्फ इन्वेस्ट करना तो एक एक्सचेंज ही काफ़ी है। वो तो एक्चुअली देखा जाए तो एक एक्सचेंज ही काफ़ी है। लेकिन मल्टीपल एक्सचेंजेस होते तो आर्बिट्राज होता है, इंटरऑपरेबिलिटी होती है, वो सारी चीज़ें होती है। सो आई थिंक कंपटीशन बढ़ना, और भले कुछ भी हो कहने के लिए कि मार्केट एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन कौन सा एक्सचेंज चाहता है कि दूसरा एक्सचेंज खड़ा हो? वो भी है, सही बात है सर। कोई भी नहीं था मोनोपोली पे तो हिट मोनोपोली। हाँ, तो वो तो देखो IEX का जो अर्ली मूवर एडवांटेज है उस पर थोड़ा तो धक्का लगेगा। बिल्कुल।
तो चलिए एनटीपीसी के लिए बड़ी खबर है और आईएक्स के लिए जैसा अनिल जी कह रहे हैं थोड़ी नेगेटिव अभी आपके लिए खबर रह सकती है, बट ऑफ कोर्स आज रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक बार एक्चुअली एनटीपीसी में जो बढ़िया एक्शन है उस पर राय लें एक्सपर्ट से और फिर आईएक्स पर भी राय लेंगे। एनटीपीसी 150 के पार है। कुणाल जी जरा एनटीपीसी के चार्ट देखें, ये 150 के पार थोड़ा और मोमेंटम पकड़ने के लिए तैयार है सर? बिल्कुल है दीपांशु, मैंने और राकेश जी ने नीचे खरीदारी के भी इसमें राय दी थी, वहां से स्ट्रेट लाइन हमने बढ़त देखी है और अभी भी इसमें काफी ताकत बाकी है। बहुत अरसे बाद एनटीपीसी में इस तरह का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें। एक स्टॉप लॉस अब रखना चाहिए 147 147 रुपए का रिवाइज स्टॉप लॉस रख लें और ऊपर बहुत संभावना है कि आपको 160-62 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो यहां से भी ये 7-8% बढ़ने की पूरी ताकत रखता है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करने के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए एनटीपीसी। नजर रखिए इस काउंटर पर। आइए देखते हैं क्या पसंद आ रहा है वागले साहब को। बिगुल उनके लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मुझे बेचना है। अंबुजा सीमेंट में मुझे वीकनेस दिखाई दे रहा है। 396 का करंट भाव है, 400 के ऊपर का स्टॉप लॉस लेके आप बेचेंगे। ऑन द डाउन साइड 382 टू 380 तक के लेवल्स देखने को मिलने चाहिए, ये मेरा मानना है। ओके, तो अंबुजा इस पर रखनी है। रिजल्ट कब आने वाले? रिजल्ट भी आने की तैयारी में अंबुजा सीमेंट 396 के आसपास से शॉर्ट करने की राय वागले साहब की है और 400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आपको बनाना है शॉर्ट पोजीशन। 382 380 तक आ सकता है नीचे। आइए बढ़ते आगे। 2:30 बजे मुलाकात करने का वक्त है सेठी साहब से। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सेठी साहब स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या है इरादा? दोनों खरीदारी करने की राय आज? गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल अनिल जी, दोनों स्टॉक में खरीदारी करने की राय है। ऑल्दो बाजार बहुत एलिवेटेड लेवल्स पे है, बट यहाँ पे भी कई स्टॉक्स अच्छे निकल के आ रहे हैं। अनिल जी, कल का स्टॉक देखिए, सास्केन कम्युनिकेशन, सास्केन टेक्नोलॉजीज, जो सुबह मैंने एसपीएल मिड कैप सेगमेंट में शॉर्ट टर्म पिक दिया था 1400 के लेवल पे। 1475 के टारगेट थे, अभी 1480 पे ट्रेड कर रहा है और 1512 के हाइक करे हैं कल और आज में। तो तूफानी तेजी है बाजार में। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में एक दमदार तेजी बनी हुई है अनिल जी। ओके, तो सास्केन टेक्नोलॉजी जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, टारगेट सारे हासिल होते हुए दिखे। बताएं सर, आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पर? अनिल जी, जो 2 स्टॉक है उसमें जो पहला स्टॉक है वो वापिस एक मिड कैप आईटी स्टॉक है। स्टॉक का नाम है जेनसार टेक्नोलॉजीज, जो कि अभी 515 के लेवल पे ट्रेड करता है। ठीक है अनिल जी, हम देख रहे हैं कि जो मिड कैप आईटी कंपनीज है उनके रिजल्ट तोड़फोड़ आ रहे हैं। कल एलटीआई एनएनटी इंफोटेक के नतीजे आए और उसके कुछ दिन पहले हमने साइंट के नतीजे देखे, जो कि मैंने रिजल्ट के पहले 1070 के लेवल पे रिकमेंड किया। आज 1260 का प्राइस है उसका। तो मुझे लगता है जेनसार टेक्नोलॉजी, इसके भी नतीजे आएंगे 26 अक्टूबर को। मुझे लगता है नतीजे बहुत अच्छे रहने चाहिए। ये एक हर्षवर्धन आरपीजी ग्रुप की कंपनी है जो कि डिजिटल सॉल्यूशंस और टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मैन्युफैक्चरिंग, फिर बीएफएसआई और कंज्यूमर सर्विसेज सेक्टर को। कंपनी फंडामेंटली अच्छी कंपनी और कई सारे जो इंटरनेशनल सॉलिड कंपनीज के साथ की पार्टनरशिप है इनकी। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ, एडोबी के साथ, फिर अमेजॉन वेब सर्विसेज और गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप है। एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए ओरेकल और सैप के साथ पार्टनरशिप है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। जून क्वार्टर बहुत ही अच्छा था, 102 करोड़ का पैट था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 90 करोड़ से करीबन 10% की ग्रोथ। जीरो डेट कंपनी, अच्छे रिटर्न रेशियोज और बाकी एफआईएस डीआईएस का भी पूरा भरोसा है। 38% से ज्यादा की हिस्सेदारी एफआईएस डीआईएस ओन करते हैं, जिसमें अमांसा होल्डिंग प्रोमिनेंट है, 5.93% ओन करती है। बाकी डीएसपी है, निपॉन है, एचडीएफसी है, गोल्डमैन सैक्स है और बाजार के एक बड़े नामी निवेशक आशीष धवन जी भी 1.24% स्टेक उसमें ओन करते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा शॉर्ट टर्म में। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह और मेरा शॉर्ट टर्म में इसमें टारगेट है 550 का। स्टॉप लॉस रखना है 500 रुपए का। नीचे ओके, 500 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदें। 550 के टारगेट के लिए जेनसार टेक्नोलॉजी, ये है आपके लिए पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक भी बताएंगे उससे पहले जुबिलेंट इंग्रेविया। इसके नतीजे बड़े कमजोर नजर आ रहे हैं, खासतौर से तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें तो। मुनाफा 168 करोड़ से घटकर 111 करोड़ आया है। ये तिमाही दर तिमाही हम आपको नतीजे दिखा रहे हैं, न कि साल दर साल, तो ध्यान रहे।
स्टॉक इसीलिए 8% आपको कमज़ोर नजर आएगा। इस वक्त कामकाजी मुनाफा 282 करोड़ से घटकर 195 करोड़ आता हुआ दिखा है। तो कमज़ोर नतीजे जुबिलेंट इंडिया और स्पेशली स्टॉक काफ़ी तेज़ी से भागा हुआ। ये भी SIP स्टॉक रहा है, काफ़ी नीचे के स्तरों पर खरीदारी करने की राय दी थी। मार्जिन तेज़ी से घटे हैं, 25% से मार्जिन घटकर 16% के आसपास आ गए हैं। इसी वजह से कमज़ोरी ज़्यादा दिखी है। कुणाल जी चार्ट देखिए, राय दीजिए कहाँ है अगला अहम सपोर्ट, और अगर किसी की डिलीवरी पोजीशन है तो कोई स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत है क्या? अनिल जी देखिए 720 पर अगला सपोर्ट है, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। डाइवर्जेंस बनी हुई थी चार्ट पर, गिरना इसको तय था और ये गिरता हुआ दिख रहा है। अगर ये 720 के नीचे आज क्लोज देता है तब निकल जाए, अन्यथा बने रहे। मुझे लगता है अनिल जी 720 के आसपास एक सपोर्ट इस स्टॉक को हासिल है और बहुत मुमकिन है कि वो लेवल्स होल्ड करेंगे। अगर निकलना भी हो तो उछाल में निकलने का प्रयास करें। 40 पर हमने SIP स्टॉक के तौर पर इसे खरीदारी करने की राय दी थी। उसके बाद 40-50% तक की अपसाइड भी बनी है इस स्टॉक में। अब थोड़ा नतीजों के बाद कमज़ोर आता हुआ थोड़ा और नीचे आए तो खरीदारी करने के बारे में बाद में सोचें भी आप। आइए दूसरा स्टॉक बताएं सर, सेठी साहब। बिल्कुल अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है आज हिम्मत कर रहा हूँ ऐसे सेक्टर से जो कि आज परफॉर्म नहीं कर रहा है, मेटल स्पेस। पिछले 2-3 दिनों की तेजी के बाद आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, बट मेरा उल्टा है मानना। मुझे लगता है ये आज की जो करेक्शन है एक बहुत ही अच्छा मौका है मेटल स्टॉक्स में खरीदारी करने का। मेरा ये मानना है कि इस क्वार्टर में बहुत ही दमदार नतीजे मेटल कंपनीज के रहेंगे, खास करके स्टील स्टॉक्स के। तो स्टील सेक्टर से मैंने एक छोटी साइज की कंपनी को पिक किया है, सनफ्लैग आयरन एंड स्टील, जो कि 85 रुपए के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। ये भी एक छोटी साइज की स्टील कंपनी है, बट बहुत ही दमदार इंप्रूवमेंट इस कंपनी के परफॉर्मेंस में पिछले कुछ क्वार्टर्स में हुआ, जब से ये मेटल की साइकिल में इंप्रूवमेंट आया है। और इसका कारण भी है चाइना में प्रोडक्शन कट हुए हैं, फिर प्राइस हाइक रेगुलर इंटरवल पे स्टील में हम देख ही रहे हैं, और उसका जो पूरा इम्पैक्ट है इस क्वार्टर के नतीजे में देखने को मिलेगा। जून क्वार्टर दमदार था, 68 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल सिर्फ 15 करोड़ का पिछले साल 15 करोड़ का नुकसान था जून क्वार्टर में। फिर डेट इक्विटी रेशियो कंपनी ने लगातार कम किया और अब एब्सोल्युटली डेट फ्री हो जाएगी ये कंपनी। छोटी साइज की कंपनी है, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता स्टॉक है और परफॉर्म भी नहीं किया। मुझे लगता है इस स्टॉक को ये जो 85 के लेवल्स पे खरीदने की सलाह है। और मेरा 95 का छोटा पहला टारगेट है और 100 रुपए का दूसरा टारगेट, और स्टॉप लॉस छोटा रखना है 80 रुपए का। ओके, तो सनफ्लैग आयन यहाँ पे करनी है खरीदारी आपको करनी है जेंसा टेक्नोलॉजीज। 2 बेहतरीन मिड कैप कैश कॉल्स सेठी साहब की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। पर आइए बाजार पर क्या बनानी है रणनीति, ये भी जानते हैं अनिल जी के साथ मार्केट स्ट्रैटेजी में। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर अच्छा मूड माहौल है ग्लोबल मार्केट्स में। डाउ फ्यूचर्स आपको 70-80 अंक ऊपर दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी कल की अच्छी तेजी के बाद आज फॉलो ऑन पॉजिटिव एक्शन दिख रहा है। यूरोप में थोड़ा मिला जुला कारोबार है, पर एकदम सपाट है सर। 0.1% ऊपर या नीचे आप देखें तो बिल्कुल सपाट यूरोप के बाजार हैं, कोई मूवमेंट वहां पर नहीं होते हुए दिख रहा है। और एशिया में तो हमने दमदार ट्रेड देखा है, जहां पर हांगकांग 1.5% ऊपर था। चाइना और जापान भी आधे % से ज्यादा की तेजी दिखा कर गए। तो ग्लोबल मार्केट्स तो ठीक दिख रहे हैं सर, हमें क्या करना है? देखिए दीप, बैलेंस्ड है मार्केट। अगर आप डे टू डे व्यू लेंगे तो थोड़ा सा कॉशियस माहौल है जी, और अगर बाकी आप पोजिशनल व्यू लेंगे तो कहीं कोई चिंता की बात नहीं। 18,500 मेक और ब्रेक लेवल है जहां पर आप ट्रेड कर रहे हैं। 18,500 के पुट पर 52 लाख शेयर हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से 22 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो आपके लिए ये चाहिए कि आज क्लोजिंग 18,500 के नीचे ना हो। 18,500 के नीचे होने पर आप थोड़ा सा मतलब स्लाइटली एक ये कह सकते हैं कि या नेगेटिव क्लोजिंग होने पर 18,477 की कल की क्लोजिंग थी, 477, उसके नीचे बंद नहीं हो तो बेटर है। तो हरे निशान में कहीं भी बंद हो तो कोई चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। भले आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाएं ऊपर के लेवल से तो फर्क नहीं पड़ता। तो पहली बात ये, और ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव क्लोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि 18,500 पर 52 लाख शेयर पुट पे हैं, वो होल्ड करने का सपोर्ट करने का काम करेगी। आइए कॉल साइड पर 18,600 पर 45 लाख शेयर हैं, हाईएस्ट तो नहीं है लेकिन हाईएस्ट के बराबर ही हैं। 48 लाख हाईएस्ट हैं 19,000 पर, तो 18,600 के ऊपर भी जाने की संभावना नहीं। तो ब्रॉडली आपको रेंज दिख रही है बचे हुए समय के लिए 18,475 18,600, इस रेंज में बाजार ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो अगर घूमकर ऊपर आए तो खरीदारी करनी चाहिए, और 18,440 कल के लो के नीचे जाकर बंद होता दिखे तो पोजीशन थोड़ी हल्की करनी चाहिए। तो 2 चीज़ बता रहा हूँ। पहली चीज़ एक
18,500 के ऊपर बंद होता है, तेजी की पोजीशन लेके जाएं। ओके। 18,475 के ऊपर बंद होता है, कोई चिंता नहीं है। 18,440 के नीचे बंद होता है तो थोड़ा सा आप अपनी पोजीशन कम कर लें, हल्की सी रिस्क, या फिर हेज कर लें। ओके। अदरवाइज ठीक है। बैंक निफ्टी 39,500 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए, डेटा ये बता रहे हैं। 17 लाख शेयर हैं और 39,800 कशमकश का लेवल। तो बचे हुए समय के लिए 39,500 39,800 इस रेंज में बाजार ट्रेड करना चाहिए। तो 39,800 900 आए, वहाँ पोजीशन हल्की करिए। 39,500 400 आए, वहाँ थोड़ी बहुत खरीदारी कीजिए। तो रेंज बाउंड ट्रेड दोनों में दिख रहा है। फ्रेश पोजीशन कुछ भी ना बनाए, 320 पर देखेंगे। 320 पर देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल है रेंज बाउंड एक्शन, और इंडेक्स पर तो ट्रेड नहीं बनाना है सर, बट स्टॉक्स पर दमदार स्ट्रैटेजी देने के लिए वसीम साहब भी तैयार हैं। और आइए स्वागत करते हैं वसीम साहब का। उनसे लेते हैं उनकी कुछ बेहतरीन पिक्स। आईजीएल और एमजीएल दो गैस स्टॉक सुबह खरीदारी करने की राय दी थी वसीम साहब ने, और वहाँ पर एक्शन भरपूर है। और एशियन पेंट्स कल शॉर्ट करने की भी राय दी थी, कुछ कमजोरी के ट्रेड्स भी आ रहे हैं। वसीम साहब, आज पहली बार थोड़ा सा झटका लगा है बाजार में, दिन के दौरान 200 पॉइंट का निफ्टी में वापस से रिकवरी भी आई है। बाजार का डायरेक्शन और अपडेट। गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो देखिए मार्केट में मैं कह रहा हूँ कि अब कोई ऐसी चीज है नहीं जो भाग नहीं रही, तो दैट इज टेलिंग यू कि कॉशियस भी रहना है, क्योंकि स्मार्ट मनी इज डेफिनेटली सीइंग प्रॉफिट बुकिंग। हमने एफआई से भी देखा है, डोमेस्टिक्स आर सेलिंग क्वाइट एग्रेसिवली, और मुझे जो कंजम्पशन के शेयर्स है वहाँ वीकनेस है। कल भी आपको मैंने कहा था एशियन पेंट देखिए एज अ हेज। मैं अभी भी सोचता हूं कि सेलेक्ट स्टॉक्स एंड सेक्टर्स विल अंडर परफॉर्म। मेटल्स में बहुत स्ट्रांग रैली हो चुकी है, वहां पे कुछ शेयरों में अंडर परफॉर्मेंस आएगा। एंड सिमिलर मुझे मार्केट में लगता है, ये जो आपकी मैं कमेंट्री सुन रहा था, 18,440 के नीचे क्लोज आ जाए तो मुझे 200-250 पॉइंट का सेल ऑफ दिखता है, बड़ी आसानी से आ सकता है। वो एक भी दिन में क्या 2 घंटे में भी आ सकता है। लेकिन अभी के लिए आई थिंक टुडेज डैमेज इज अरेस्टेड। तो 2 बाय 1 सेल है। कल आपने सही जिक्र किया था एशियन पेंट्स, आज जो हमने बाय दिया आईजीएल एमजीएल वो होल्ड कीजिए, बिकॉज दे विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ फॉलिंग गैस प्राइसेस। हाउएवर आज मार्केट वॉलेटाइल है अनिल जी, मेरे हाथ में है नहीं, तो अगर आपको स्टॉप लॉसेस दिए हैं उनको प्लीज एडहर कीजिए। ट्रेड में चाहे आप लॉन्ग ट्रेड करें चाहे शॉर्ट ट्रेड करें, मार्केट वॉलेटाइल है, अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए, स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करें। ये राय वसीम साहब की। बताएं सर, अब आज के लिए फ्रेश पिक्स। तो देखिए अनिल जी, मैं पहले भी आपको याद है जीएमआर पे बहुत बुलिश था, और अगर रियल एस्टेट में जिस तरह से एरो सिटी में ग्रोथ दिख रही है, मुझे लगता है जीएमआर तो 55-60 रुपए जाएगा। लेकिन आज के लिए 42-42 में नीचे 41 का स्टॉप लॉस है, 44-50 का टारगेट। जीएमआर इज द बेस्ट प्ले ऑन दी राइजिंग, जिसे कहते हैं ना, एरो ट्रैवल एंड सो ऑन। दूसरा आज मेरे को ट्रेडिंग पिक है टाटा पावर। अगेन दिस हैज बीन अ स्टेलर आउट परफॉर्मर। 35-36 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 29। मुझे लगता है 245 से 247 का भाव वापस आएगा, तो टाटा पावर इज माय पिक। सेल में है सर, जो वीक नंबर इस बार आएंगे वो जेएसडब्ल्यू स्टील से आएंगे, बिकॉज उनकी जो इनपुट कॉस्ट है दैट दे विल बी शोइंग अ स्ट्रॉन्ग एक्रिएशन। 705 से 708 में बेचिए, 721 का स्टॉप लॉस, 670 से 72 का टारगेट। ओके, तो 2 बाय 1 सेल ये है आपके लिए। जीएमआर इंफ्रा यहाँ पर खरीदारी करने की राय 42 रुपये 50 पैसे के आसपास लीजिए। 44 और 44.5 के आसपास के टारगेट लेकर चलें आप। और साथ ही टाटा पावर खरीदे 235-236 रुपये के आसपास। 229 का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस, और ऊपर के टारगेट जो बनेंगे 245, 247, 250 तक के टारगेट आपके लिए टाटा पावर में बनेंगे। ये आप ध्यान में रख के चलें। और जेएसडब्ल्यू स्टील को बेचें 705 से 708 की रेंज में। 721 का लगाना होगा स्टॉप लॉस। 672 और 670 तक के टारगेट के लिए बिकवाली करने की राय ये है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब इन तीनों बेहतरीन पिक्स के लिए। और कल सुबह आपसे फिर होगी हमारी मुलाकात, लेंगे कुछ और बेहतरीन पिक्स भी और बाजार पर डायरेक्शन भी। बाजार पर डायरेक्शन लिया जाए हमारे एक और खास मेहमान से, विजय चोपड़ा साहब एनोक वेंचर्स के हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। चोपड़ा साहब स्वागत है। कुछ उतार चढ़ाव दिख रहा है, सावधान रहें, या फिर ये जो उतार चढ़ाव और तेज शार्प बीच बीच में मूव आ रहे हैं, इसमें खरीदारी का बढ़िया मौका दिखता है आपको? अनिल जी नमस्कार। मुझे लगता है कि कॉशियस अप्रोच के लिए मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, और ये भी बार बार कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पर वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच्ड हैं,
वहाँ पर अंडरवैल्यूड कंपनीज में आया जाए, जिनका लो प्राइस टू अर्निंग है उसमें आया जाए, और अपने कैपिटल को और जो भी हमने मुनाफा कमाया पिछले 1-1.5 साल में, जो कि बहुत ही स्टेलर था, ऐसे कम साल देखने को मिले हैं जिस तरीके से 2020-21 निकला है, तो उस मुनाफे को बांधें और अंडरवैल्यूड स्टोरीज में जाएं। हो सकता है, देखिए जैसे एक मिस्ड आउट स्टोरी है, IRCTC रोज ही 5-7% ऊपर हो रहा है, तो आज भी सुबह किसी कोई चैनल पे ही बातचीत हो रही, तो मुझे लगता है कि IRCTC जैसा स्टॉक है या वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर रोज़ ऐसा हो ये कोई ज़रूरी नहीं। हालांकि कंपनी बहुत अच्छी है, मगर फिर भी 350 के प्राइस टू अर्निंग पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो अपना पोर्टफोलियो को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए जो कि अंडरवैल्यूड कंपनीज में आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो, जो अगर बाजार गिरता भी है, जैसे वसीम साहब भी अभी बोल रहे थे कि 250-300 पॉइंट निफ्टी कभी भी निकल जाएगी, और 250-300 पॉइंट निफ्टी यदि निकलती है तो स्टॉक्स में 20-25% करेक्शन होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आज हम देख रहे हैं लार्ज कैप्स में ITC जैसी कंपनी 5-6% गिरी हुई है। हमने टाटा पावर में देखा, टाटा मोटर DVR में देखा जो इतना शानदार रन इसने दिखाया, वोडाफोन में देखा, कई सारी कंपनी में 5-6% की गिरावट दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। तो अपने मुनाफे को बांधना भी बहुत ज़रूरी है और कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है अनिल जी। और मेरा मानना ये है कि अच्छे शेयर जो कि अंडरवैल्यूड हैं वो लेने चाहिए। अगर आप कहें तो मैं 1-2 शेयर रिकमेंड करना चाहूँगा। नेकी और पूछ बताएं सर, कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पर? मुझे लगता है कि वेदांता एक ऐसी कंपनी है जो कि अनिल अग्रवाल जो उनके प्रमोटर हैं उनके ग्रुप कंपनी है। वेदांता मुझे बहुत अच्छी लगती है। गिरावट में वेदांता ऐसा कंपनी लेना चाहिए, और जैसे मैंने हिंडाल्को में एक बड़ा टारगेट दिया था, आज मैं वेदांता के लिए भी देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये भी 600-700 तक आराम से जा सकता है, और कारण उसका ये है कि इसका हिंदुस्तान जिंक में 65% होल्डिंग है। अगर आप जिंक के इंटरनेशनल प्राइसेस देखें तो बहुत तेज़ी हो चुकी है। एल्कोआ जैसी कंपनी जो कि एल्युमिनियम में बहुत अच्छा काम करती हैं, तो एल्कोआ में भी बहुत तेज़ी देखने को मिली, इंटरनेशनल प्राइसेस में तेज़ी देखने को मिली। और अगर आप वेदांता को देखें, वेदांता रिसोर्सेज PLC जो है वो माइनिंग जायंट है, तो मुझे लगता है कि माइनिंग्स में जो भी वो काम करते हैं, आगे आने वाले 1-1.5 साल 2 साल में ये जो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट भी है वो प्ले आउट करेगा और कंपनी को बहुत अच्छे मुनाफे देखने को मिलेंगे। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से एल्कोआ ने अपने रिजल्ट्स पेश किए हैं और जो गाइडेंस दी है आगे आने वाले 1-2 सालों के लिए, तो उसके चलते हुए मुझे मेटल कंपनीज अच्छी लगती है। मैंने जिंदल स्टील एंड पावर पहले भी रिकमेंड किया था, तो आज मैं वेदांता भी रिकमेंड करना चाहता हूँ। और एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ अनिल जी की हिंडाल्को करीब 550 पहुँच चुका है, तो ज़्यादा दूरी नहीं है 600 से। बिल्कुल। और वेदांता पे मुझसे ज़्यादा बुलिश होकर मेरे से बड़े टारगेट देने वाले आप पहले महानुभाव है चोपड़ा साहब, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें आप, क्योंकि अभी तक मैंने भी इतने बड़े वाले नहीं दिए थे। 400, 450, 500 तक के दिए थे आपने। 600, 650 कितने? 600-700। जय हो सर आपकी, बहुत बढ़िया। तो वेदांता बुलिश, सुपर बुलिश, ये है आपके लिए इस वक्त राय आती हुई दिख रही है। आइए, एक स्टॉक इस पर बुलिश रहना है या बेरिश रहना है, इसका फैसला करना है चोपड़ा साहब आपको। आपकी मदद के लिए वैसे तो जरूरत नहीं है आपको, हमें पता है, लेकिन फिर भी आपकी मदद के लिए हमने 2 लोगों को तैयार किया है। एक है वरुण और दूसरे मानसी, जो बताएंगे कि अच्छा क्या है इस स्टॉक में और खराब क्या है। और उसके बाद चोपड़ा साहब आज के जज है हमारे, जो अपना निर्णय देंगे। स्टॉक का नाम है अल्ट्राटेक, बुल वर्सेस बियर। शुरुआत कौन कर रहा है? अनिल जी मैं ही कर देता हूँ, बुल हूँ मैं इसके लिए इस बार। नहीं तो बुल होने का मतलब ऐसा है कि जरूर आप ही करोगे ऐसा? डेफिनेटली अनिल से हमेशा बैर रहता हूँ तो मेरा नंबर दूसरा आता है, तो इस बार बुल हूँ। चलिए करिए शुरुआत। डेफिनेटली अनिल जी, तो देखिए इस स्टॉक पे सबसे बुलिश होने का सबसे बड़ा कारण है, इनफैक्ट कोई भी स्टॉक को अगर आप चुनते हैं तो उसमें कुछ टाइम एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज है जिसके बेसिस पे आप चुनते हैं। एक, प्रमोटर कौन है, दूसरा प्रमोटर का स्टॉक को लेके या फिर कंपनी को लेके आगे का विजन क्या है, और कंपनी खुद कितनी बड़ी है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट को लेके अगर आप देखेंगे तो बिरला ग्रुप कंपनी है, इससे आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है। देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी जो है वो ये है, और लगातार इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उसकी मांग जो है उसमें बढ़ोतरी देखने मिल रही है। आप रियल एस्टेट देखिए, कंस्ट्रक्शन देखिए, हर जगह से मांग आ रही है।
तो इससे बड़ा पैरामीटर कुछ हो नहीं सकता इस कंपनी पे बुलिश होने के लिए। देखिए, बड़ी बात आपने कही, प्रमोटर बड़े हैं, कंपनी बड़ी है, अच्छा ब्रांड है, लेकिन साथ ही सिचुएशन हर कंपनी की बदलती भी दिख सकती है, सेक्टर की भी बदलती है। और सीमेंट सेक्टर की अगर बात करें, लगातार खर्चों में जो बढ़ोतरी हो रही है अब वो नतीजों पर भी दिखना शुरू हो चुका है। खर्चों में बढ़ोतरी का असर इस बार जो तिमाही नतीजे आए उसमें देखने को मिला है और मार्जिन इसी वजह से टूटते हुए दिखे हैं। डेफिनेटली, लेकिन ये जो हालात है वो टेम्पररी है। ऐसे बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और वही आपको अल्ट्राटेक सीमेंट, इनफैक्ट सारी सीमेंट कंपनीज में देखने मिल रहा है जहां पे मार्जिन जो है वो अच्छे तरीके से हिट होने वाले, ये सबको पता था। लेकिन आप वॉल्यूम ग्रोथ देखिए और जैसे जैसे जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी रिवाइव होगी, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रियल एस्टेट बढ़ेगा, उसका इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। इनफैक्ट वो चालू भी हो चुका है। इस कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ देखिए, करीब 8% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ रही है और इनफैक्ट आने वाले दिनों में करीब 6 से 8% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ जो है ये कंपनी और डिलीवर करेगी। और इस साइज की कंपनी जब इस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करती है, यानी कि आपको सीधा सीधा रिफ्लेक्शन सेल्स और प्रॉफिट में देखने मिलेगा। एक्सपेंसेस को जब मीट करेगी उसके बाद ये डिलीवरी जो परफॉर्मेंस है वो कर पाएगी। अब ब्लेंडेड फ्यूल की कीमत ही अगर आप देख लीजिए $120 प्रति टन रही है और Q3 FY22 तक ये $10 से $20 प्रति टन की बढ़ोतरी का अनुमान भी है। तो एक्सपेंसेस में और ज्यादा बढ़ोतरी होती हुई इनकी देखना बिल्कुल लाजमी है। एक्सपेंसेस तो बढ़ते रहेंगे, लेकिन देखिए अगर कोई कंपनी केपेक्स कर रही है तो जाहिर सी बात है उस कंपनी को उसका फायदा होगा। इस कंपनी ने ऑलरेडी अब तक करीब 2300 करोड़ के आसपास का केपेक्स जो इस क्वार्टर में कर लिया है अब तक Q2 तक, और आने वाले दिनों में करीब 4 से 5000 करोड़ के आसपास की केपेक्स FY22 में करने वाली है। यानी करीब 7500 करोड़ के आसपास का केपेक्स जो है वो इसी साल करेंगे। ये 45,000 करोड़ के आसपास की कंपनी की आय है। कोई केपेक्स करे तो जाहिर सी बात है दुगनी रेवेन्यूज के लिए ही करेगा, यानी कि यहाँ से कुछ नहीं तो 10,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यूज तो आप जनरेट करोगे। 12% के आसपास के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे आप काम करते हो, यानी करीब 1000 करोड़ के आसपास के आपके जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो आने वाला है। ईपीएस पे अगर आप देखेंगे तो नहीं 30 रुपए के आसपास का फायदा होगा। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस तो बहुत सस्ते हैं इस कंपनी के। आगे केपेक्स करने वाले रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों बढ़ेगा। बड़े केपेक्स के अनुमान जरूर जता रहे, लेकिन इनके कई सारे यूनिट और कई सारे प्लान्स हैं जो अभी भी धरे के धरे रहे हैं, उसके बारे में तो बात करेंगे। लेकिन सामान्य से अधिक मॉनसून जो इस बार देखने को मिला, इसके चलते भी हमने देखा है कि नतीजों पर लगातार असर हम देख रहे हैं और कंपनी के कारोबार पर भी इसका असर है, डिमांड पर भी असर पड़ता दिख रहा है। लेकिन देखिए ब्रोकरेज हाउसेस अभी भी बुलिश है इस काउंटर को लेके। गोल्डमैन सैक्स देखिए टारगेट क्या दे रहा है, 8,950, फिलहाल 7,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ से भी 1,700 रुपए के आसपास की जो तेजी है वो इस काउंटर पे दे रहे हैं। तो ब्रोकरेज अभी भी इस पे बने हुए हैं, एक ब्रोकरेज बने हुए हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पर बेरिश ब्रोकरेज भी है और साथ ही कोयले की जो कमी है इससे निपटने के लिए जो इनके कोल ब्लॉक्स की माइनिंग है वो भी अभी शुरू नहीं हुई है। साथ ही कोरोना की स्थिति के चलते इनके एक्सपोर्ट्स में भी 45% की गिरावट हमने देखी है। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल रेटिंग दे रही है, लक्ष्य जो है इन्होंने 6,890 के दिए हैं यहाँ पर। तो ये है बुल वर्सेस बेयर, मजबूत है दोनों। लेकिन मुझे लगता है चोपड़ा साहब से पूछूंगा तो भी अंदाज लगाएं, चोपड़ा साहब को बिरला ग्रुप के शेयर कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो मुझे लगता है फैसला शायद वरुण के हक में आने की संभावना ज़्यादा है। चोपड़ा साहब बताएं सर। अनिल जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और करेक्शन अगर मिलता है स्टॉक में और थोड़ा सा भी अगर ये 7,000 के नीचे मिल जाता है 6,900 के आसपास, मुझे लगता है आइडियल बाय होगा। और निश्चित रूप से जहाँ पे अच्छी मैनेजमेंट है, खानदानी है, आप देखिए बिरला ग्रुप करीब 150 साल पुराना है इस देश में और इनकी बहुत सारी कंपनीज हैं, अक्रॉस इंडस्ट्रीज हैं। अगर आप सीमेंट की ही बात करें तो सीमेंट में भी कहीं ना कहीं डी फैक्टो किंग्स हैं ये लोग। और अगर आप इनकी कंपनियां देखें, चाहे वो ग्रासिम हो, अल्ट्राटेक हो, इवन केशोराम भी फैमिली है, बिरला सीमेंट है, तो कहीं ना कहीं बिरला और बिरला समूह में और बिरला फैमिली के अंदर सीमेंट को कहीं ना कहीं ये लोग नंबर 1 स्पॉट में आते हैं। तो मुझे लगता है अल्ट्राटेक वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स है, सबसे बड़ा ब्रांड है हमारे देश में। और अगर थोड़ी सी गिरावट में मिलता है, बहुत ही आइडियल सिचुएशन होगी कि 6,900 7,000 के बीच में, 7,000 के बीच में कभी मिलता है तो बिल्कुल लेकर रखना चाहिए। मुझे पर्सनली भी लगता है कि 8 साढ़े 8,000 तक जा सकता है। और एक और चीज़ अनिल जी, कि जब भी स्टॉक बड़े हो जाते हैं और वो आम लोगों के हाथों से निकल जाते हैं और वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में रहते हैं तो वो गिरावट में बेचते नहीं हैं। तो ये एक प्रोटेक्शन होता है, एक तरह का हेज होता है कि जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, समझदार इन्वेस्टर्स हैं, जो लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हैं, तो वो 150, 200, 500 की गिरावट में घबरा के भागते नहीं हैं। और जो बड़े शेयर हैं, ये जनरली देखा गया है कि जो छोटा रिटेल इन्वेस्टर होता है, जो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लेके आता है, वो बड़े शेयर नहीं खरीदता है। तो मुझे लगता है वो उस
उस हाथों से बाहर निकल चुका है अल्ट्राटेक, और ये अभी बड़े हाथों में है और बड़े फंड्स के पास है, और प्रोमोटर होल्डिंग भी बहुत अच्छी खासी है। और प्रोमोटर होल्डिंग मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा द्योतक होता है इस बात का कि कितनी स्ट्रेंथ प्रोमोटर्स देख रहे हैं, और जब वो केपेक्स प्लान्स हैं, अपनी खर्चा बढ़ा रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनीज में, कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं, तो हमको अपने आप ही उसमें बुलिश हो जाना चाहिए। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो मोदी जी ने अभी प्रोग्राम लॉन्च किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर, मुझे लगता है कि आने वाले 5-6 सालों में सीमेंट की खपत बढ़ेगी। इस बार बजट में भी जो एलोकेशन है इंफ्रा पे वो बढ़ना चाहिए। कारण ये है कि जिस तरीके की बेरोजगारी है, तो वो बेरोजगारी का सोल्यूशन ही इंफ्रा स्पेस में और हाउसिंग स्पेस में बजट एलोकेट करना होगा। अदरवाइज ये बेरोजगारी का जो समस्या है वो दूर नहीं होने वाली। तो मुझे लगता है कि सीमेंट हमारी इकोनॉमी से, हमारे देश से, हमारी मर्यादा से रिलेटेड है, और इस बार ये सरकार ज़रूर इंफ्रा में ज़्यादा स्पेंडिंग बढ़ाएगी, और काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल ही रहे हैं जो इंफ्रा डेवलपमेंट का है। तो सीमेंट शुड डू वेल, और अल्ट्राटेक अगर आपको 6900-7000 पे मिलता है तो बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म बाय है। बिल्कुल, तो बढ़िया स्टॉक है, और अगर डिप पर मिले तो डेफिनेटली आपके रेडार पर होना चाहिए। नतीजे थोड़े ऑपरेशनली कमजोर थे, जिसकी वजह से आप थोड़ी सुस्ती देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से, पर जैसा चोपड़ा साहब कह रहे हैं, लंबे अवधि के निवेशकों के लिए बढ़िया विकल्प है ये काउंटर। आइए देखते हैं ट्रेड के लिए वागले साहब को कौन सा स्टॉक है पसंद। बताएं वागले साहब। दीपांशु, आपने मुझे दीपक नाइट्रेट के बारे में पूछा था, मैंने कहा था 3000 के पार निकलते ही इसको लेना है। अभी 3015 हो गया, मेरे को यहाँ से 80 रुपए की मुंह दिखती है, और ये अगेंस्ट द मार्केट चल सकता है। 3100 का टारगेट, 2980 का स्टॉप लॉस, 2985 का स्टॉप लॉस। ओके, दीपक नाइट्राइट ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय इस वक्त वागले साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब एक और बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए आने की तैयारी में है। वरुण दुबे, नहीं सॉरी, खबर नहीं है, रिसर्च है, माफ कीजिएगा, खबर की आदत पड़ी है, रिसर्च है ना, तो एक बेहतरीन रिसर्च आपके लिए आने की तैयारी में। और ये रिसर्च उन पावर कंपनियों को लेकर है जिनके शेयरों में काफ़ी तेज़ उछाल आपको देखने को मिला है। ये पावर शेयरों में जो इतनी गर्मी, उछाल, तेजी दिखी, उस पर ठंडा पानी गिराने के लिए वरुण आ चुके हैं। ठंडे ठंडे वरुण का मतलब पानी होता है ना, पानी होता है। हाँ, वरुण का मतलब पानी, सही है ना, पानी होता है, राइट। हाँ बिल्कुल। तो वरुण एकदम जो इतनी तेजी बनी है पावर कंपनियों के लिए, शायद खबर अच्छी नहीं, बताएं। अच्छी नहीं है, डेफिनेटली नहीं जी। अब तक घर की बत्ती गुल होती थी, अब पावर स्टॉक्स की बत्ती गुल होने वाली है। ये हाल हो गया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो पावर कंपनीज है, खासकर ये आईएक्स में जो डे अहेड मार्केट में कहीं ना कहीं ट्रेडिंग होती है, उसमें वॉल्यूम्स और प्राइसेस जो है उसमें भारी भरकम गिरावट देखने मिली है, और अच्छी खासी तगड़ी वाली गिरावट है ये। अच्छा, हाँ, तो अगर आप इस जो प्राइसेस देखेंगे तो एक समय में जो प्राइसेस करीब 16 यूनिट के आसपास पहुंच चुके थे, 16 रुपए प्रति यूनिट, हाँ। वो अब गिर के कितने हो गए होंगे आप सोचिए। 16 रुपए वाला गिर के 12-13 वो 3.5 रुपए, 3.25 रुपए। हाँ, क्या मजाक कर रहे हैं। इस तरह की गिरावट देखने मिली है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप पीक प्राइसेस देखेंगे तो ये पहुंच गए थे 20 रुपए के आसपास प्रति यूनिट। हाँ, 20 रुपए, 18 रुपए, 16 रुपए में काफी, वहां से गिर के पीक प्राइसेस 8.5 रुपए पे। 4-5 दिनों में, ये 4-5 दिनों में, ये 16 तारीख हल्ला गुल्ला हुआ कि कोयला नहीं है, पावर नहीं है, वो सब अनिल जी देखिए, जैसे कि हम बोल रहे थे कि 4 दिन का स्टॉक है, और हर जगह वो 4 दिन का स्टॉक ठीक ही रहता है। वो आपने रिसर्च बहुत तगड़ी की, एक्चुअली वो मुझे भी नहीं पता था, ऑनेस्टली उतनी दिन हमको भी नहीं पता था कि 4 दिन का ही। ऐसे सुनने में ऐसा लगता है 4 दिन का कोयला, फिर प्लांट कैसे चलेगा, लेकिन इन जनरल भी 4 ही दिन का होता है। 4 दिन का ही रहता है, उससे ज्यादा आप वैसे भी स्टोर कहाँ करोगे, लेके कहाँ घूमोगे, तो उतना ही रहता था। तो अब वो हुआ क्या अनिल जी, एक तो ये हल्ला गुल्ला मचा काफी कि कोयला कम हो गया, कोयला कम हो गया, तो कोयले की सप्लाई तो वैसे ही बढ़ गई थी, सरकार इस पे लगातार बोलते जा रही थी। इसके अलावा मुंद्रा की जो कैपेसिटी है ना, वो फिर से लौट चुकी है, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट देखने मिल रहा है। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो वहां से वॉल्यूम जो जनरेट हो रहे हैं, इसके चलते जो स्टेट्स है जैसे कि गुजरात है, उन्होंने काफी कम कर दिया अपना जो ओवरऑल ट्रेडिंग है वो। इसके अलावा काफी सारे और स्टेट जो है जो कि यहाँ ट्रेडिंग कर रहे थे, उन्होंने अपने ट्रेडिंग कम कर दी। इसके लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है उसमें भी अच्छी खासी गिरावट देखने मिली, और तगड़ी वाली गिरावट जो है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में भी हुई है। अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिंग वॉल्यूम में करीब 42% के आसपास की गिरावट देखने मिली। और ये कितने दिनों में हुआ? 16 तारीख से अब तक, या सोचो 19 तारीख, 3 दिनों में हुआ है। 3 दिन में 40% से ज्यादा वॉल्यूम कम, 42%। हाँ, एक्चुअली मुझे लग रहा है, मैं जो इसमें कहानी क्या हो सकती है, एक बार पहले इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के लिए ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे पावर कंपनियों पर आएंगे। बेसिकली हुआ ये है कि नवरात्रि और दशहरा का समय था, तो कोई भी राज्य सरकार ये नहीं चाहती कि पावर कट करना पड़े, तो
या कोई भी कंपनियां तो एक्स्ट्रा पावर ले लो जो भाव मिल रहा है। उस समय मूड माहौल ऐसा बनाओ ना, पूरी दुनिया में कोयले की कमी, कच्चा तेल बढ़ रहा है, पता नहीं प्लांट, तो सब लोगों ने एक्स्ट्रा स्पॉट मार्केट में बहुत पावर खरीद लिया जरूरत से ज़्यादा। बाद में समझ में आया कि कोयला भी मिल रहा है, पावर भी मिल रहा है, सब मिल रहा है, तो उसके बाद जाके ये मामला ठंडा हुआ है, डेफिनेटली, है ना? राइट, वही हुआ है और क्या। तो आप वो जो बीच में मतलब वो, तो पहले तो ये तो पावर एक्सचेंज IEX टाइप के जो स्टॉक्स हैं उनके लिए नेगेटिव, लेकिन अब पावर कंपनियों के लिए क्या है वो बताइए। उनके लिए भी एनर्जी नेगेटिव है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवरऑल जो ट्रेडिंग कर रहे थे डे हेड मार्केट में, वो अब ये कर नहीं रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी देखने मिलेगा। और सही सी बात है कि अगर आपने जो पावर परचेस एग्रीमेंट किए हैं उसके तहत आपको देना पड़ेगा, तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं है तो आप करोगे क्या? तो ये भी उनके लिए भी तो मतलब जो पावर कंपनियां, जैसे मैं भी कुछ पावर कंपनियों से बात कर रहा था कि हर रोज जो एक्स्ट्रा पावर वो मार्केट में बेच रहे थे और जिसमें मतलब 3-4 रुपए के सामने 15-16 रुपए 18 रुपए मिले थे, वो वापस बैक टू पवेलियन वो आप बिकेंगे नहीं, खरीदारी नहीं है आपके सामने, तो आप जो पीपीए में बेच रहे थे वही बेच। तो ये जो सब पावर कंपनी ने इतनी दौड़ लगाई, टाटा पावर, अदानी पावर, JSW एनर्जी, 4 दिन की चांदनी थी, खत्म हो गई वापस। लॉन्ग टर्म में तो अब देखिए, लॉन्ग टर्म तो पुराने फंडामेंटल पे जो चलेंगे वो चलेंगे। तो ये जो उछाल बड़ा आया था, ये स्टोरी खत्म, फिलहाल के लिए तो खत्म हो गया। माय गॉड, और ये एंड ऑफ स्टोरी है, खतरनाक रिसर्च है ये। मतलब वो कहना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी तेजी पे ठंडा ठंडा पानी है एकदम। माय गॉड, ये तो मतलब टाटा पावर के लिए भी बड़ी नेगेटिव है, सबके लिए नेगेटिव है। अडानी पावर ले लीजिए आप, टाटा पावर ले लीजिए आप, क्योंकि एक तो ये आपने जो बताया कि दिवाली दशहरा के चलते इन्होंने कहीं ना कहीं पावर खरीदा था, और मुंद्रा की जो कैपेसिटी वापस आई है ना, वो बहुत बड़ी चीज, वो बड़ी चीज। ये क्या है ये बताइए वापस। मुंद्रा UMPP जो था, काफी सारी कंपनीज की थी, वहां पे जो इंपोर्टेड कोल को लेके इशू था, उसके चलते वो कैपेसिटी चला नहीं रहे थे। बीच में आपने देखा था कि सरकार ने राहत भी उनको दी थी, उसके बाद मुंद्रा की कैपेसिटी वापस आ चुकी है, तो स्टेट्स ने मुंद्रा से लेना शुरू कर दिया। हमने जो 2 दिन पहले कहानी भी ये बताई थी सर, कि बेसिकली मुंद्रा से पावर कंपनीज बेच नहीं पा रही थी क्योंकि इंडोनेशिया का कोल के प्राइस बढ़े थे, पर यहाँ पर स्टेट्स प्राइसेस बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे जिनके साथ PPA साइन थे। अब स्टेट्स ने टेम्पररी बेसिस पर मुंद्रा से पावर खरीदना शुरू कर दिया है। गुजरात में तो सप्लाई और बढ़ गई, तो सप्लाई वहां से बढ़ गई, और मुंद्रा तो ऑलरेडी इतना बड़ा प्लांट आइडल पड़ा हुआ है अदानी पावर के लिए और टाटा पावर दोनों के लिए, वहां से जो खरीदारी करे 4-5 रुपए के आसपास में कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं है। तो आप जो सोचते हो 16-20 रुपए वो तो खत्म। तो पावर डेफिशिएंट से पावर एफिशिएंट हो गए हम लोग अचानक से 3 ही दिन में। गजब स्टोरी पे यू टर्न। ये तो मतलब वो एक मूवी मुझे याद आ रही, रेस देखी थी मैंने, वो शुरुआत में जिसमें हर 3 मिनट में एक टर्न आता है, स्टोरी में ट्विस्ट आता है एकदम ऐसा। तो एकदम 3 दिन में एकदम ट्विस्ट आया ये तो पावर की स्टोरी में। चोपड़ा साहब, आपने सुना अगर पूरा अच्छे से तो बताइए, ये तो बड़ा गजब का इंटरेस्टिंग इंडिकेशन दिखा रहे हैं कि मतलब ये तो पावर की स्टोरी जिसकी वजह से ये सारे पावर स्टॉक भागे कि पावर की बड़ी कमी है, देश दुनिया में कोयला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो तो ये तो सारा खत्म होता दिख रहा है। बिल्कुल, ये बात तो मेरे को भी नहीं पता थी अनिल जी। मैं कन्फेस करना चाहूँगा कि पावर का जो भाव है वो 3.5 रुपये आ गया है, वो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है, और इसका मतलब कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियल खबर थी जिसकी वजह से इतना तेज़ी देखने को मिला, और ऐसे बाज़ारों में थोड़ा सा बचना भी चाहिए। मीनवाइल मैं देख रहा हूँ कि IRCTC में भी और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जैसी कंपनीज में भी बहुत भारी गिरावट आई है। तो एक बार फिर से मैं यही बोलना चाहूँगा निवेशकों को कि थोड़ा बच के रहें, जहाँ जहाँ प्रॉफिट्स हैं वहाँ बांधते रहें उसको और लेते रहें प्रॉफिट्स, क्योंकि कब एकदम से पोजीशनें उल्टी हो जाती हैं समझ नहीं आता। तो थोड़ा सा अलार्मिंग ज़रूर है, मगर ऐसा नहीं है अनिल जी कि पावर कंपनीज की जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाएगी। आगे आने वाले समय में जिस तरीके से हम लोग EVs की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे पावर की खपत बढ़ने वाली है। अभी नहीं, मगर आने वाले समय में हम देखेंगे कि पावर की खपत जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी यूज़ करेंगे। तो ये बात भी इम्पॉर्टेंट है जाननी, मगर वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा, सडनली नहीं होगा। तो ये बात, एक तो अच्छी बात ये है कि हमारे पास कोल सप्लाईज हैं, कोई एकदम से ब्लैकआउट्स नहीं होने वाले, जिस तरीके से चाइना में हुआ था कि रेड लाइट्स तक को वो बंद कर दिया गया था या बहुत सारे प्लांट्स को बंद कर दिया गया था, तो एक भारी नुकसान उठाया था चाइनीज़ सरकार ने और चाइनीज़ लोगों ने। तो इस तरीके की सिचुएशन नहीं है भारत में, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर हमारे पास अच्छी कोल सप्लाईज हैं और कंटिन्यूटी रहेगी तो ये हमारे देश के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। मगर हाँ, जो थोड़ी बहुत मैं कहूँगा कि जो फ्रॉथ था, जो गर्म हवा भर जाती है, वो निकलनी भी ज़रूरी है स्टॉक से। वो बाजार उसको रैशनलाइज भी करता है और स्टॉक्स हेल्दी हो जाते हैं, बाजार भी हेल्दी हो जाता है। तो ये है आपके लिए पावर स्टॉक्स पे शॉर्ट टर्म झटका है, इसमें कोई डाउट नहीं जो बता रहे हैं वरुण। अच्छा, एक काम करते हैं, क्योंकि पावर स्टॉक में ज़्यादातर लॉन्ग पोजीशंस फंसी हुई है और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भी आज 20% होकर अब देखिए घटकर सिर्फ 6% रह गया है। जिन लोगों की तेजी की पोजीशन है
उनका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए टाटा पावर में और IEX में। कुणाल जी चार्ट देखिए टाटा पावर के आप, और बंसल जी चार्ट देखिए IEX के आप। टाटा पावर, कुणाल जी। अनिल जी देखिए, टाटा पावर में भी करेक्शन आता हुआ दिख रहा है, और मुझे लगता है अनिल जी जिनके पास पोजीशन है एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। स्टॉप लॉस रखें 227 रुपए पर, 227 पर स्टॉप लॉस रखें। अभी 232 रुपए का भाव है। 227 के नीचे अगर ये प्राइस जाता है तो यहाँ पर बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा, जिसको काफी बेरिश माना जाता है। तो 227 का स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आपके पास टाटा पावर में लॉन्ग पोजीशन। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा पावर में अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है 227 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और IEX में क्या होना चाहिए बताएं जरा बंसल जी। देखिए अनिल जी, अगर IEX की बात करें तो 788 790 एक बड़ा लेवल है, ये एक स्टॉप लॉस बैठता है। स्टॉक में आज गैप अप ओपनिंग हुई थी, ऊपर भी गया है, 954 तक गया है, और अभी थोड़ी देर पहले काफी बुरी तरह गिरा है। और सुबह हम बात कर रहे थे कि कोई नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं है, और अभी हम देखें तो जो शॉर्ट टर्म चार्ट्स है वह नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। तो बेहतर होगा कि स्टॉप लॉस लगाने से अच्छा बेहतर होगा जिसके पास पोजीशन है यहाँ पर मुनाफे को बांध ले। मुनाफे को बांध ले, ये आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन इस बीच एक और स्टॉक जो बड़ी तेज गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है वो है IRCTC। 10% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। टाटा पावर में 10% का लोअर सर्किट है। स्टॉक्स में जबरदस्त बिकवाली आती हुई दिखी, तेज बिकवाली कई सारे स्टॉक्स में आपको नजर आएगी। तो पिछले कुछ मिनटों में भले अच्छा निफ्टी भी तो नीचे आया है, निफ्टी भी आया 440 के नीचे बंद होने की तैयारी कर रहा है। तो कुछ तेज गिरावट के संकेत इस वक्त बाजार में आते हुए दिख रहे हैं। तो आज की वॉलेटिलिटी आज पहली बार थोड़ा डबल झटका लगा, नहीं तो आमतौर पर एक झटके के बाद बाजार संभल जाते हैं। आज डबल झटका है। आखिरी आधे घंटे में थोड़ी तेज बिकवाली का माहौल और बनता हुआ दिख रहा है, गिरावट तेज होती हुई दिख रही है। 30 मिनट में 20% गिरा है सर IRCTC, अगर आप ऊपर से नीचे पिछले 20% गिरा है ऊपर से, अगर आप देखें ओ माय ऊपर गॉड से देखें तो 6300 था, 5310% नीचे। उफ, क्या हो गया ये। अभी तो सर्किट पर है, आधे घंटे पहले जिस लेवल पे था वहां से देखें तो 20% की गिरावट। IRCTC 10% नीचे है, टाटा पावर 10% नीचे है, और इंडिया मार्ट 7-7.5% नीचे, नैल्को 7%। तो कुछ कुछ स्टॉक्स में बड़ी तेज गिरावट आती दिखी। ITC 6% नीचे ये होता दिख रहा। आइए बढ़ते आगे और फटाफट एक बार देख लें बैन से बेनिफिट। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है तैयार बताने के लिए कौन से स्टॉक्स हैं जो बैन में जाने आने को है तैयार। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। आशीष जी। जी सर। बहुत सारा एक्शन हो रहा होगा आपके यहाँ। सर एक्शन तो काफी ज्यादा पहले बाहर जो आ रहा है वो बता दो, वो सर्टेन है आपका। एक ही स्टॉक है, सिर्फ एक ही बाहर आएगा। हाँ, लेकिन ये मतलब काफी लंबे समय के बाद बाहर आ रहा है, वो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। ओ स्वागत है, आइए लंबे समय बाद। ये भी परमानेंट सीट लेके आया वैसा है ना, सन टीवी की तरह। बिल्कुल। हाँ, तो ये बाहर आ रहा है, पक्का है? नहीं पक्का तो नहीं, क्योंकि अभी 80% है, मतलब बॉर्डर पे थोड़ा सा और आना है नीचे बॉर्डर पे। वैसे समय भी अभी काफी बचा हुआ है, तो हो सकता है कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक जो है बैन से बाहर आ जाए। लेकिन सर लिस्ट में एंट्री होने की 3 स्टॉक ऐसे हैं। पहला तो नाम आप पता है, ये सबको ही पता है कि कौन सा एक स्टॉक है जो एक दिन बाहर आता है एक दिन अंदर। ओ IRCTC। बिल्कुल सर। माय गॉड, 10% के लोअर सर्किट पे 108% हो गया मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। ये तो गयो। हाँ। सर दूसरा स्टॉक है सेल। कल इसने अटेम्प्ट किया था, लेकिन 92.5% के आसपास मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट थी क्लोजिंग के समय, तो स्टॉक बैन में आ नहीं पाया। अब करीब 99% हो गई है, तो आज फिर से अटेम्प्ट कर रहा है। और तीसरा नाम है PNB का। इसकी स्लाइट प्रोबेबिलिटी है, लग नहीं रहा कि बैन में आएगा। कल 93% थी क्लोजिंग के समय, अब करीब आप देखिए 98% हो गई हैं। तो एंट्री होगी IRCTC, सेल, PNB के स्लाइट चांसेस है, और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो है बैन से बाहर आएगा। इंडियाबुल्स हाउसिंग बाहर आएगा और ये तीनों अंदर जाएंगे। IRCTC तो कोई रोक ही नहीं सकता। जी सर। अब मजा आएगा मुझे। अभी पोजीशन मजा क्यों आएगा बताऊं? अब देखता हूँ वरुण कैसे रिसर्च करेंगे। वरुण अनिल जी कुछ ना कुछ ढूंढ के निकाल लेंगे। ये है स्प्रिट, वेरी नाइस। नहीं एक्चुअली आसान नहीं है काम, क्योंकि बैन में गया तो बढ़ गया, बैन से बाहर आया तो बढ़ गया, बढ़ा तो बढ़ा, घटा भी 10% नीचे। ऐसे में क्या रिसर्च करें, कैसे करें? आई अंडरस्टैंड।
फिर भी आपको करनी है, कर लेंगे। चलिए, वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट। देखते हैं कुछ अगर डेटा में वाकई में ट्रेंड दिखा, नहीं दिखेगा तो नहीं दिखेगा, अगर ट्रेंड दिखेगा तो वरुण जरूर आपके लिए डेटा क्रंचिंग करके निकाल कर लाएंगे आपके लिए। इस बीच 18,400 के आसपास पहुंचा, हल्का सा डिप भी करने की कोशिश की 18,400 के नीचे निफ्टी ने, लेकिन बैंक निफ्टी 39,350 के आसपास जो सपोर्ट है वहां से काफी ऊपर अब भी है। तो अहम सपोर्ट 18,350 और 39,350 आपके लिए, जिसके आसपास बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ये है भरपूर एक्शन इस वक्त आपके लिए। सर एचयूएल देखना एक बार 4% नीचे हो गया। एचयूएल 4% नीचे, एचयूएल आई थिंक वो निफ्टी के जो ये फॉल आप बात कर रहे थे ना, शायद एचयूएल का उसमें एक बड़ा रोल आ रहा है। आईटीसी 6.5 बट एचयूएल भी जो गिरा है वहां से भी आपको बड़ा एक्शन दिख रहा है, और 2.5% ऊपर था नतीजों के बाद, पर जो वॉल्यूम ग्रोथ फिगर आया सर वहां से फिर हमने देखा ये गिरावट आती हुई दिखी। तो एचयूएल आईटीसी आई थिंक सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन इस समय निफ्टी की गिरावट का आ रहा है इन दोनों काउंटर से ही आ रहा है। बिल्कुल, तो ये है वो स्टॉक्स जहां पर भरपूर एक्शन आपके लिए एचयूएल आईटीसी से आता हुआ दिख रहा है। सुमित जी के लिए बिल्कुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। स्टॉक्स में अच्छी सेलिंग आ रही है, तो एक सेल साइड का स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है, इसको बेचना है 1 से 2 दिनों के लिए। 456 रुपए 457 रुपए का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है बीपीसीएल। बीपीसीएल के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है, कल का परसों का हाई ब्रेक हो रहा है और बीपीसीएल यहां से 10 से 15 रुपए का फॉल दिखा सकता है 1 से 2 दिनों के अंदर। तो बीपीसीएल के अंदर बिकवाली करें, 465 का ऊपर में स्टॉप लॉस लगाएं, नीचे में 445 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 440 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। जैसे 450 का लेवल टूटेगा तो 445 रुपए से लेकर 440 रुपए तक का मूव इमीडिएटली बीपीसीएल में 1 से 2 दिनों के अंदर ही देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी 18,400 के नीचे आता है तो फिर ये फॉल बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और ऐसा होने पे बीपीसीएल के अंदर लोअर लेवल देखने को मिलेंगे। 465 के स्टॉप लॉस से बेचे, 445 से 440 के टारगेट से। ओके, तो सेल कॉल आ रही है बीपीसीएल पर। यहाँ पर सुमित जी कह रहे हैं कि आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 445 और 440 तक के टारगेट्स बीपीसीएल में आपको आते हुए दिखेंगे। वीकनेस इस समय इन्हीं काउंटर से आ रही है, और टाटा मोटर्स एक और काउंटर है जहां पर आपने वीकनेस देखी है। 480 के लेवल पर टाटा मोटर्स आते हुए दिखा है, टाटा स्टील 1370 के लेवल पर आते हुए दिखा है। तो कुछ जो ट्रेडर फेवरेट स्टॉक्स हैं पिछले कुछ दिनों के, वहीं पर आप मुनाफा वसूली इस समय आते हुए देख रहे हैं, और गिरावट भी वहीं पर बन रही है। टाइटन एक और काउंटर 2500 के लेवल के नीचे टाइटन जाते हुए दिखा है। बंसल जी जरा बताएं टाइटन पर अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं? देखिए दीपांशु, एक बेहतरीन टाइटन ने एक रैली दिखाई, एक बेहतरीन रैली दिखाई, उसके बाद करेक्शन देखने को मिल रही है दीपांशु, और पिछले 3 दिनों से थोड़ा थोड़ा गैप कर करके बढ़ रहा था, उस गैप को फिल कर रहा है। और टेक्निकली देखें तो 2450 2450 एक अहम सपोर्ट है, तो ये एक अहम लेवल है, सपोर्ट लेवल 2450 का है टाइटन के लिए। ओके, तो यह है आपके लिए टाइटन जिस पर आप वीकनेस बनते हुए देख रहे हैं। विश्वेश जी जरा इंडसइंड बैंक के चार्ट देखें, ये भी नीचे आते हुए दिखा है। 1190 का लेवल इंडसइंड बैंक पर आया, क्या चल रहा है इस चार्ट पर सर? देखिए मेरे हिसाब से 1200 के कॉल और पुट दोनों में जो ओआई है वो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक यहीं पे रहेगा, लेकिन दीपांशु कुछ कॉशन की ज़रूरत है ओवरऑल मार्केट पे। और मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम इन दिस एंटायर रैली जिस तरह की उठापटक हो रही है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा लाइट रहना चाहिए ओवरनाइट। और पहली बार हमने कंसेक्यूटिवली 3-4 गैप छोड़े हैं, मतलब 17,400 से 18,500 की रैली की बात करें, और आज हम कल का गैप फील कर रहे हैं। मुझे लगता है कि और आज का ओपन हाई सेम है, मार्केट इज गिविंग सम शिवरिंग। मेरे हिसाब से टुडे इज अ फर्स्ट साइन, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा लाइट रहे। लॉन्ग मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन बेटर है कि एग्जिस्टिंग पोजीशन को लिवरेज हो तो स्टॉप लॉसेस टाइट कर लें। बिल्कुल, स्टॉप लॉसेस थोड़े टाइट कर लें, थोड़ी अपनी ओवरनाइट पोजीशंस भी संभाल कर रखें। थोड़ी देर में अनिल जी से भी फाइनल स्ट्रैटेजी लेंगे। आपको याद होगा 2:30 बजे अनिल जी ने कहा भी था कि अब फ्रेश पोजीशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 3:20 पर देखेंगे क्या करेंगे। तो आइए अनिल जी से लेंगे स्ट्रैटेजी, उससे पहले स्वागत करते हैं जय ठक्कर का कैश के ऑप्शन के लिए। गुड आफ्टरनून जय, बताएं क्या करना है इस समय? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, जो हिसाब से मार्केट में आज एक रिवर्सल देखने मिला है हाई लेवल से, अगर हम देखें तो 2 दफे 15,550 15,600 के लेवल से हमें एक रिवर्सल मार्केट में देखने मिला, और मॉर्निंग का जो लो है 18,400 का बना था वो टूटते हुए नजर आ रहा है।
दैट क्लियरली इंडिकेट कि ये और भी थोड़ा बहुत हमें नीचे की तरफ और गिरावट देखने मिल सकती है। तो इसमें स्ट्रैटेजी दीप में इस तरह की दूंगा कि ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति होनी चाहिए, बट ये लेवल्स पर मेरी ये स्ट्रैटेजी कि आप ये लेवल्स पर अभी आप खरीद के चल सकते हैं। निफ्टी का 18,350 का कॉल, रीजन बीन के 18,300 के आसपास मुझे निफ्टी में सपोर्ट लग रहा है, राइट। सो 133 पर ये ट्रेड कर रहा है, 133 पर आप खरीदे। इसमें एक और एडिशनल स्ट्रेटेजी हो सकती है दीप के, इसमें अगर बाय ऑन डिप्स कर भी सकते हैं तो अगर और थोड़ा बहुत नीचे आता है, मानिए अगर 120 के आसपास भी आता है तो और खरीद सकते हैं, पर अभी यहाँ पे 132 के आसपास तो खरीदे। यहाँ पे स्टॉप लॉस दीपांशु होना चाहिए 71 का, बट ये क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। रीजन मीन कि इसमें थोड़ा बहुत गैप फिलिंग भी अगर होता है तो निफ्टी 18,340 के रेंज में थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है। तो 71 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। और एक बार ये करेक्शन, एक गैप फिलिंग हो जाता है, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से बाउंस बैक करेगा और ऊपर में फिर टारगेट इसके बनेंगे 174। ये पहला टारगेट रहेगा दीपांशु, दूसरा टारगेट रहेगा 219 का। सो 174 219 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। एज ऑफ नाउ अभी खरीदे, डीप आता है तो भी खरीदे 71 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। आई थिंक वंस दिस शॉर्ट टर्म करेक्शन इज ओवर, फिर से एक और लेग ऊपर की तरफ हमें देखने मिलेगा। यह है आपके लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी। जय की तरफ से फिलहाल आधे % की आपको कमजोरी दिख रही है, 100 पॉइंट्स नीचे है निफ्टी इस समय, तो नजर रखिए वहां पर। इनफैक्ट थोड़ी देर में अनिल जी से भी लेंगे मार्केट की स्ट्रैटेजी और जानेंगे कि किस तरह से आपको बनानी है रणनीति जाने से पहले। पर आइए एक बार एशियन पेंट्स, इसके नतीजे आने वाले हैं और वरुण है हमारे साथ बताने के लिए कि कैसे रहेंगे एशियन पेंट्स के नतीजे। वरुण बताइए। डेफिनेटली देखिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिलेगी एशियन पेंट्स के नंबर्स में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो डिमांड है वो अभी भी अच्छी है, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको एशियन पेंट्स के नंबर्स में देखने मिलेगा। इसके लिए अगर आप रेवेन्यूज़ देखेंगे तो इस कंपनी के उसमें आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। हमारा मानना है कि करीब करीब आपको 38% के आसपास साल दर साल कंपनी के रेवेन्यूज़ में बढ़ोतरी देखने मिलेगी। जाहिर सी बात है लो बेस का भी कुछ हद तक फ़ायदा जो है इस कंपनी को मिलेगा। वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रीट अनुमान लगा के चल रहा है कि करीब 35 से 40% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ जो है ये कंपनी डिलीवर कर सकती है। बेस जो है वो करीब 11% के आसपास था। तो ओवरऑल अगर आप रेवेन्यूज़ देखेंगे, वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि जितने सेक्टर्स को ये कंपनी केटर करती है, खासकर रियल एस्टेट को अगर आप देख लेंगे, इंडस्ट्रियल और ओईएम से भी डिमांड जो है वो काफ़ी बेहतर रहने वाली है। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिले, तो उसका इंपैक्ट आपको रेवेन्यूज और वॉल्यूम ग्रोथ में देखने मिलेगा। लेकिन टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो कि इस कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है और जो कि क्रूड लिंक्ड है, उसकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और उसका इंपैक्ट जो है इस कंपनी के मार्जिन्स में होगा, जहां पे मार्जिन जो है पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार गिर रहे हैं। अभी भी 23.65% से गिर के 18.8% के आसपास आने वाले हैं। हालांकि कंपनी ने प्राइस हाइक लिए थे, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा फायदा जो है कंपनी को नहीं मिलने वाला है। मुनाफा 9-9.5% बढ़ेगा, 930 करोड़ के आसपास ही आ सकता है। तो हर एफएमसीजी कंपनी की तरह इसके भी रेवेन्यू प्रॉफिट अच्छा, मार्जिन्स में दबाव। मार्जिन्स कमजोर, मार्जिन्स की इशू इस बार सबके है। लेकिन इस बीच माय गॉड कुछ स्टॉक जो जा रहे हैं वो ऐसे जा, आईआरसीटी से 15%। एक और सर्किट 5000 पर आता है, 6400 का हाई और 5011 का लो। बहुत जोरदार गिरावट हुई है। फिर से सर्किट, अब तो क्या बचे, अब तो आज खुलेगा नहीं, तो नहीं। जो खुलेगा कल ही खुलेगा। कल बैन में भी है। हाँ कल तो बैन में भी है। माय गॉड, ऊंचाई से 25% ना। ओके 25% ऊंचाई से। माय गॉड, 4996, 5000 के नीचे। टाटा पावर देखिए, टाटा पावर 12% नीचे। अब टाटा पावर भी तेज गिरा। टाटा मोटर्स देखिए, जहां से चला था लास्ट लेग में 275-80 से, माफ कीजिएगा 475-480 से, वहीं पर आ गया 6% नीचे टाटा पावर। तो जो स्टॉक भागे हैं तेजी से वहीं तेज मार पड़ती हुई दिख रही है। डेल्टा 6% नीचे। कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर जबरदस्त मार पड़ती हुई नजर आ रही है इस वक्त। तो तगड़ा एक्शन इस वक्त आपके लिए आता हुआ दिख रहा है स्टॉक्स में। एक और स्टॉक पर राय ली जाए टेक्निकली, जिस तरह से पावर स्टॉक्स में मार पड़ती हुई दिख रही है, क्या ये स्टॉक भी कमजोर होने को तैयार है? जो पावर कंपनियों के लिए खराब खबर आ रही है वायदा कारोबार में, टोरेंट पावर है। टोरेंट पावर, वागले साहब, बाकी लोग तो ट्रैक करते नहीं, कभी कभार आती है इस पर आए तो सिर्फ आपकी तरफ से आती है, तो मैंने सोचा आप ही से पूछा जाए। जरा टोरेंट पावर देखिए इसके चार्ट्स। बेचा जा सकता है और अगर ये 500 तोड़ दिया तो ये 480 तक बहुत जल जाएगा। मतलब कल सुबह ही आपको 480 के लेवल्स मिल सकते हैं। तो आपको एग्रेसिवली बेचना है तो 500 के नीचे बेचे, या तो फिर 510 512 के बाउंस पे बेचे। 518 का स्टॉप लॉस और 480 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए टोरेंट पावर, जिस पर भी आपको कमजोरी आती हुई दिख रही है। तो क्या करके जाएं बाजार पर? आइए फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी चलते हैं अनिल जी के पास।
अनिल जी, जो बदला है वो हमारे बाजार के लिए बदला है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में तो कुछ भी बदलाव नहीं आया जो एक्सप्लेन करे कि हमारे बाजार क्यों गिरे हैं। 90 पॉइंट्स ऊपर डाउ फ्यूचर्स हैं, 1/4% आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार भी बिल्कुल वैसे ही हैं, एकदम सपाट। कच्चे तेल में आप तेजी देख रहे हैं, $85 के ऊपर ही है। गोल्ड और सिल्वर भी थोड़ी पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। क्या हुआ सर? पता नहीं, समझ के बाहर है ये। ऐसा मतलब स्टॉक्स में जो करेक्शन आया वो तो गजब ही आया। निफ्टी वाले देखिए, निफ्टी में तो मुझे बहुत समस्या नहीं दिखती दीप। 18,350 का जो मेरा सपोर्ट रेंज है एग्जैक्टली 18,377 से घुमा है। बिल्कुल निफ्टी में दिक्कत नहीं, लेकिन स्टॉक्स में प्रॉब्लम। तो स्टॉक्स में आपको डिसिप्लिन रखना जरूरी है। अगर आप शूरवीर हैं, 18,400 का कॉल ऑप्शन खरीदिए और नीचे 18,200 या फ्यूचर खरीदते तो 18,200 का आप हेजिंग के तौर पर रख के चलें। 18,200 तक की रिस्क अगर आप ले सकते हैं तो लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, लेनी चाहिए। 39,300 यहाँ से 200-250 पॉइंट की रिस्क आप बैंक निफ्टी में ले सकते हैं तो लॉन्ग बनानी चाहिए। तो फ्रेश खरीद सकते हैं, फ्रेश भी खरीद सकते हैं और पुराना है तो भी रखिए। 250 पॉइंट के रिस्क बैंक निफ्टी पर और निफ्टी पर आप 18,300 मान लीजिए, 125 पॉइंट की रिस्क इतनी लेके चलिए। ठीक है सर, तो 18,300 तक के लिए 18,300 का डिप अगर आप सह सकते हैं तो फ्रेश खरीदारी करके चलें। थोड़ा रिकवर होकर वापस 18,400 पर आ गए। 18,350 अनिल जी ने कहा था पहला सपोर्ट है। अब तक तो हमने देखा ही है कि इस सपोर्ट को बाजार ने रिस्पेक्ट भी किया है, पर जैसे स्टॉक्स की बिकवाली आ रही है वही एक फैक्टर है जहां पर आपको रखनी चाहिए नज़र। कुछ और काउंटर्स जहां पर आप बड़ी गिरावट आते हुए देख रहे हैं, एक बार वहां पर भी राय ली जाए। ओबरॉय रियल्टी एक और ट्रेडर्स फेवरेट जो काफ़ी एक्टिव रहा है, 7% नीचे। विश्वेश जी, ओबरॉय रियल्टी के चार्ट जरा देखें, 900 पर सपोर्ट दिखता है, यहां से और गिरावट? देखिए मेरे हिसाब से दीपांशु, अगर मार्केट यहाँ से फॉलो अप सेलिंग आती है तो एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। हम चार्टिस्ट जो है वो घूमने में बहुत शातिर होते हैं, तो हम बोलेंगे कि भैया ये एक्यूमुलेशन नहीं था, ये डिस्ट्रीब्यूशन था और यहाँ पे कोई माल बेच के गया, अब ये नीचे जाएगा। अब यहाँ से अगर भाव नहीं गिरता है, घूम जाता है, तो मेरे हिसाब से फिर एक्यूमुलेशन था। तो अगर मैं भी एनालाइज करूँ तो मैं काफ़ी टाइम से इसीलिए कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, पिछले 2-3 दिन से बहुत कंजर्वेटिव ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि इरेशनल एग्जिबिरेंस है, पहली बात। दूसरी बात, इरेशनल एग्जिबिरेंस कॉल आउट करना अपने आप में एक बोल्ड कॉल होता है, बिकॉज यू हैव एट द रिस्क ऑफ मिसिंग आउट द लार्जर अपॉर्चुनिटी। तो द बेस्ट वे टू स्टे लो बीटा काउंटर्स में आप लॉन्ग रहिए, विच इज द मार्केट ट्रेंड। अनिल जी ने जो बोला मैं भी वो चीज़ से सहमत हूँ। 18,200 के नीचे ही हम ये मानेंगे कि बहुत बड़ा ट्रेंड घुमा है। तो अगर आप मुझे पूछे तो 850 के स्टॉप लॉस से ओबरॉय रियल्टी को खरीदना चाहिए, ऊपर जाएगा। लेकिन अगर 850 निकला तो बहुत ही तेज गिरावट आएगी। तो बहुत ही ट्रिकी है यहाँ पे मेरे हिसाब से। लॉन्ग जिनके नीचे से हैं उनको होल्ड करना चाहिए, फ्रेश खरीदारी करने के लिए वेट करनी चाहिए, शॉर्ट करने के लिए भी वेट करनी चाहिए। बिल्कुल, तो फ्रेश खरीदारी के लिए वेट करें, शॉर्ट करने के लिए भी वेट करें। एटलीस्ट कुछ काउंटर्स पर आइए। कुछ काउंटर्स जो एक्टिव हैं इस समय उस पर भी जान लेते हैं। एक बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, चार्ट कॉर्नर ही एक वर्ड ऑफ कॉशन है मेरे और कुणाल जी की तरफ से, और स्टॉक है स्ट्राइड्स फार्मा। दीपांशु, इसमें एक बड़े वाला ब्रेकडाउन हो रहा है बोथ डेली और वीकली चार्ट पर, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है बिल्कुल भी किसी रैली में पार्टिसिपेट नहीं करा। इसका ब्रेकडाउन ये बता रहा है कि कुछ बड़े तरीके से स्टॉक गिर सकता है, तो वर्ड ऑफ कॉशन है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, क्लियर ब्रेकडाउन आता हुआ दीपांशु चार्ट पर नजर आ रहा है। जैसे राकेश जी ने कहा कि शेयर में हमने तेजी देखे हुए बहुत अरसा हो गया और अब इसमें मेजर सपोर्ट भी टूट गया है। आज हल्की सी बाजार में कमजोरी आई और ये सपोर्ट तोड़ रहा है, तो इसका मतलब इसमें और गिरावट आएगी। तो जिनके पास भी पोजीशन है, हमारी निकल जाने की राय है और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यही एकमात्र स्टॉक है एसआईपी में जो भारी नुकसान में है। मेरे ख्याल से हमने 850 के आसपास रिकमेंड किया था, है ना? यस। हाँ, ये स्टॉक है जो किसी भी लेवल से कभी भी ऊपर नहीं आया। बाकी ज़्यादातर एसआईपी स्टॉक्स, मतलब 90% एसआईपी स्टॉक अपनी परचेज प्राइस से ऊपर हो गए। कई 2 गुना भी हुए, कई 50% रिटर्न आया, कई 3 गुना भी हुए। लेकिन ये एकमात्र स्टॉक है जो मतलब वर्स्ट परफॉर्मर, इसमें हम गलत पड़े हैं। पता नहीं क्या वजह से, सब कुछ ठीक लगता है लेकिन स्टॉक की पता नहीं चला ही नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें पता नहीं है शायद, और अब चार्ट्स पर भी खराब दिख रहा है। तो क्या लेवल्स नहीं है? अच्छा, लेवल छोड़ दिया। एक जय को भी शायद कोई कॉल देना, पहले जय से ले लें। जय बताइए।
जी अनिल जी, बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आप देखें तो कोटक बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक में अच्छा होल्ड कर रहा है, तो इसका मैं 2040 का कॉल दूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यही एक स्टॉक है जो बैंक निफ्टी को स्टेबल कर सकता है और बढ़ा भी सकता है, तो इसका 2040 का कॉल खरीदे। 47.25 पे ट्रेड कर रहा है अनिल जी, थोड़ा सा स्टॉप लॉस वाइड दूंगा मैं 15 पॉइंट का, 32 पर स्टॉप लॉस लगा है। इसका फर्स्ट टारगेट जो बनेगा अनिल जी, दैट वुड बी 68, सेकंड टारगेट बनेगा 77, 68, 77, ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। 2040 का कॉल कोटक बैंक का, आई थिंक अगर ये यहां से चल गया अनिल जी कल, देन आई थिंक इज हेडिंग टुवर्ड्स 2100 प्लस लेवल्स। ओके, तो 2100 के लेवल्स कोटक पर आते हुए दिख सकते हैं। फिलहाल 2040 का कॉल खरीदे 47 पर, 68 और 77 के आपके हैं टारगेट्स पर। आइए क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और जो 1 घंटे पहले का मूड माहौल था और जो अब का मूड माहौल है, काफी बड़ा फर्क आप देख रहे हैं। इंडेक्स लेवल पर देखेंगे तो सिर्फ 50 पॉइंट्स की गिरावट आपको निफ्टी पर दिखेगी, बैंक निफ्टी 150 पॉइंट्स नीचे, तो हार्डली एनी गिरावट है। बट अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक लेवल पर गिरावट देखेंगे तो कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर बड़े बड़े ब्रेकडाउन आपको आते हुए दिखे। इंडेक्स की अगर आप बात करें तो 6% की गिरावट आज आईटीसी पर रही है, टाटा मोटर्स 5%, आइशर 5%, एचयूएल नतीजे के बाद 2.5% ऊपर और फिर वहां से आई गिरावट 3.5-4% नीचे बंद होते हुए दिख रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, आइशर मोटर्स, अल्ट्राटेक, डिवीज, यूपीएल, पावर ग्रिड, अदानी पोर्ट्स, इंडसिंड, बीपीसीएल, कहीं पर भी देख लीजिए आपको भारी गिरावट ही आती हुई दिखेगी। सिर्फ 12 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज आउट होते हुए दिख रहे हैं, जिसमें से 4.5% ऊपर है टेक महिंद्रा, पूरा ही दिन एक्टिव रहा। एलएनटी, इन्फोसिस दूसरे दिन एक्टिव, कोटक, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां से आपको सपोर्ट दिखा। तो कुछ दिग्गज हैं जिन्होंने होल्ड आउट करा, इसलिए इंडेक्स लेवल पर आपने उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं देखा है। पर वायदा कारोबार में आइए 15% नीचे आईटीसी, और ऊंचाई से देखें तो 25% गिरा है आईटीसी आज अपने हायर लेवल से। आईटीसी नहीं, आईआरसीटीसी गलती हो गई, आईटीसी 6% है। ठीक बात, वही वाली 14,000 वाली बात हो गई। एब्सोल्युटली ठीक बात है। 15% के लोअर सर्किट पे बंद हुआ है, लोअर सर्किट पे बंद हुआ है। टाटा पावर, नैल्को हालांकि बैन में था, फिर भी बीएचईएल, ओबरॉय रियल्टी, इंडिया सीमेंट्स, वोडाफोन आज यहां पर बड़ा ब्रेकडाउन आया 6% नीचे। डीएलएफ, डेल्टा कॉर्प, एस्ट्रल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अंबुजा, स्ट्राइड्स, आरईसी, बीएल, तो काफी सारे जो ट्रेडर्स फेवरेट नाम थे सर, वहां पर हमने गिरावट देखी। और स्पेशली वो स्टॉक्स जो पिछले 7-8 दिनों की जबरदस्त तेजी में आगे रहे हैं, तो मोमेंटम काउंटर्स में आज एक बड़ा ब्रेकडाउन आपको आते हुए दिखा है। आईटी ने पूरा सहारा दिया है, एलएनटी, इन्फोटेक, एलएनटी टेक टॉप गेनर्स, एम्फोसिस, कोफोर्ज यहां पर भी अच्छी खरीदारी, ऑरेकल फाइनेंस, परसिस्टेंट सिस्टम्स, इन्फोसिस यहां पर अच्छा एक्शन। आईईएक्स वैसे देखेंगे तो आपको 5% ऊपर ही दिखेगा, बट 1 पॉइंट पर 18% ऊपर ये काउंटर था, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो आईईएक्स में भी काफी भारी गिरावट हुई है अपनी ऊंचाई से। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, चोला फाइनेंस इसने किया है होल्ड आउट। इंडिया बुल्स हाउसिंग यहां पर शायद बैन से बाहर आ जाएगा, और उससे पहले पॉजिटिव एक्शन इस काउंटर पर भी आपको आते हुए दिखा है। कैश मार्केट की बात करें तो यहां पर भी काफी सारे काउंटर्स हैं जहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। आईडीबीआई बैंक आज 8% नीचे था। मुनाफा वसूली पीएसयू बैंक्स में आती हुई दिखी है, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक यहां पर भी गिरावट रही। इसके साथ आपने देखा पॉलीप्लेक्स में थोड़ी मुनाफा वसूली आज थी। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, गार्डन रीच, गुजरात फ्लोरो, वर्लपूल यहां पर भी गिरावट। बलरामपुर चीनी, जीएसएफसी, जमुना ऑटो और एंजल ब्रोकिंग जैसे काउंटर्स में भी वीकनेस आई। तो अनिल, ट्रेडर फेवरेट स्टॉक्स सबसे ज्यादा हिट हुए हैं जहां तक आज की गिरावट की बात है। हालांकि इंडेक्स लेवल पर देखेंगे तो 18,400 को आराम से होल्ड किया है निफ्टी ने, और 39,500 को आराम से होल्ड किया है बैंक निफ्टी ने। सर कोई खराब नहीं है दीप, ऐसा कुछ भी खराब नहीं है, मतलब बहुत बुरा लगे वैसा नहीं है। और 18,440 के आसपास ही आया है जिसकी हम बात करें, तो कोई ऐसा मतलब पैनिक वाली बात नहीं है। ठीक है, कमजोर है, लेकिन इतना बढ़ने के बाद इतनी सी भी तो ये तो रहेगा लाइफ में, ऊपर चलता रहेगा। एनीवे, तो चलिए ये आपके लिए इस वक्त का पूरा एक्शन आपके सामने। बाजार बंद होने के बाद का एक्शन भी तो बताना, मैं तो भूल ही गया था। ओके, तो इस बार त्योहारी सीजन में प्रॉपर्टी मार्केट में रौनक जबरदस्त नजर आ रही है, घर जमकर खरीदे जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से लेकर सितंबर तिमाही में घरों की बिक्री में 60% का उछाल आया है, और बिल्डरों के चेहरे जो मुरझाए हुए थे खिल गए हैं एकदम, जबरदस्त मतलब। और घर खरीदार भी बड़े उत्साहित हैं, घर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी, अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी। और इस सीजन में बिल्डर्स और बैंक्स दोनों ऑफर दे रहे हैं। बिल्डर्स कह रहे हैं भाई सस्ते ले जाओ, लॉक इन की के साथ जाइए, और होम लोन्स तो जिंदगी में सोच नहीं सकते थे सस्ते। मैंने पहला होम लोन लिया था दीप 2004 में साल में, और तब मैंने लिया था 7.5% की ब्याज दर में फिक्स।
फिक्स वाला। उस जमाने में लोएस्ट रेट 7.25% तक पहुंची थी, फिक्स वाली। फ्लोटिंग तो ज्यादा रहती थी, तो मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा देखा कितना बढ़िया लोन मिला अपने 7.5, आज भी मैं वो 7.5% का लोन एंजॉय कर रहा हूँ। अभी तक मैंने पूरा प्रीपेड नहीं किया, क्योंकि आप 35% टैक्स गिन लो तो अपने तो 5% ही, अगर अपने उस पैसे से 5% से ज्यादा रिटर्न कमा सकते थे, हर्डल रेट 5% से ऊपर है जी, तो अपना फायदा हो गया ना। तो फिर क्यों लोन प्रीपेमेंट करें, तो इसलिए अभी भी चल रहा है, प्लस टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं। बिल्कुल। सो पॉइंट ये, उस जमाने से लेके 2005 से अब जाके 15 साल बाद अब वो ब्याज दरें उससे नीचे आई है, तो लाइफ टाइम लो पर ब्याज दरें। सर 2010, 11, 12 में तो आप बहुत खुश हुए होंगे कि अच्छा हो, अरे बिल्कुल 100%, क्या बात करें, मतलब भले ही तुक्के से लिया हो, लेकिन अपने आप को इतना समझदार समझने लगा था कि देखा मैंने सबसे बेस्ट रेट में खरीदा। ये तो गलत फहमी हमें होती है, मार्केट में भी होती है, तो वहां पर तो होनी है। तो चलिए, असल में सस्ते होम लोन ने प्रॉपर्टी बाजार को भी गर्म कर दिया है। आज शाम 5 बजे हमारी खास पेशकश आपकी खबर आपका फायदा में हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और बताएंगे क्यों घर खरीदने के लिए ये वक्त एकदम सही, और घर खरीदते वक्त आपको किन बातों का रखना है ध्यान, और कैसे आप बिल्डर या ब्रोकर के जरिए घर खरीदे तो बेस्ट डील, अच्छी डील हाथ में ले। प्रवीण जैन साहब होंगे हमारे साथ, चेयरमैन नार्डेको के, वो बताएंगे, और साथ ही अंकित सूद साहब होंगे जो डायरेक्टर हैं proptiger.com के। देखिएगा जरूर ये विशेष शो घर खरीदने के लिए। दीप, ये सब बताने के पीछे पर्पज यही है कि जी आपको भी खरीदना तो खरीद लीजिए। बिल्कुल सही वक्त है घर खरीदने, रेट्स के हिसाब से तो रेट्स भी है, और मतलब होम लोन रेट्स, घरों की रेट, लोकेन की। अब पहले तो 3-3, 5-5 साल इंतजार करना पड़ता था, कब बनेगा कब नहीं बनेगा, बनेगा भी कि नहीं, और अब तो रेरा आ गया, तो घर टाइमली डिलीवर होने लगे। मतलब इससे बढ़िया माहौल होगा नहीं घर खरीदने के लिए, पूरा सेक्टर रेगुलेटेड हो गया है, तो बहुत ही बढ़िया वक्त है घर खरीदने के लिए। और मेरे ख्याल से थोड़ा चोपड़ा साहब क्या कहते हैं, खरीद लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। और अनिल जी, मैं ये बात आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर बोलना चाहता हूँ, आगे आने वाले 3, 4, 5 साल तक मुझे लगता है रियल एस्टेट बहुत अच्छा रहेगा। ये गर्मी जो है वो रेजिडेंशियल से चालू हुई है, और जैसे ही कोविड का प्रकोप अब जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है, ये आपको कमर्शियल में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। और दोबारा से लोग जो सोच रहे थे कि वर्क फ्रॉम होम सब कुछ हो जाएगा, मुझे नहीं लगता ये वर्क फ्रॉम होम इतना सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि हालांकि कुछ कंपनीज ने अपने मॉडल्स चेंज किए हैं, मगर फिर भी कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ेगी आने वाले समय में। जिस तरह से हम देख रहे हैं, टूरिज्म वापस लौट रहा है, लोगों का मॉल्स जाना वापस लौट रहा है, लोग एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज़ देख रहे हैं, मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं, पीवीआर में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि ईटिंग आउट, रेस्टोरेंट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं पुश करेंगी रियल एस्टेट प्राइसेस को ऊपर की तरफ, और रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छा चलना चाहिए। और इस बड़ा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, लो इंटरेस्ट रेट्स हैं, रेट्स अभी डाउन है, बिल्डर्स के पास जो बची हुई इन्वेंट्री है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ अनिल साहब, कि जो मकान पहले फॉर एग्जांपल उसका जो बनाने की कॉस्ट 1 करोड़ रुपए आती थी, आज वही लगभग 1.5 करोड़ रुपए हो चुकी है, क्योंकि सीमेंट के प्राइसेस, लोहे के प्राइसेस और बाकी जो सामान लगता है वो सबके प्राइसेस ऊपर जा चुके हैं। तो जो बची हुई इन्वेंट्री है जो बिल्डर्स निकाल रहे हैं, तो जो खरीदने वाले हैं उनको सस्ती मिल रही है, और बिल्डर्स भी अपना मुनाफा कमा पा रहे हैं उसमें से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो मौका है इसको छोड़ना नहीं चाहिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और एक अच्छा एसेट क्लास है आने वाले 3-4 सालों के लिए। ओके, आगे आने वाले 3-4 सालों के लिए। और अगर आप घर नहीं खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदने की जरूरत है और नहीं खरीद पाते हैं, तो फिर रियल एस्टेट शेयर ही खरीद लीजिए। कहीं ना कहीं तो आप कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी में अपना एक्सपोजर लें, ये ज़रूरी है। और अगला शो जो है बेहद खास, सिर्फ बंसल जी अपने कान बंद कर लें, क्योंकि इस शो से आपको अपनी बहुत पुरानी और बहुत बड़ी जिम्मेदारियों का एहसास हो सकता है, और फिर आप बुरा फील कर सकते हैं कि अरे ये काम तो मैंने किया ही नहीं जो मुझे बहुत टाइम से करना बाकी था। बाकी लोग आराम से सुने। किसी भी खास मौके पर गिफ्ट लेने और गिफ्ट देने का प्रचलन बड़ा आम है। आप देने वाली पे मत सोचिएगा, लेने वाली पे मत सोचिएगा, देने वाली पे सोचिएगा। किसी की भी शादी हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, या फिर कोई और त्यौहार हो, आप अपने करीबियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को गिफ्ट देते होंगे, लेते भी होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि गिफ्ट के लेन देन पर भी टैक्स लगता है? क्या है गिफ्ट के लेन देन पर टैक्स के नियम, और गिफ्ट डीड बनवाना क्यों है ज़रूरी है, ये बताएंगे हम आज शाम 6:30 बजे मनी गुरु में। त्योहार में उपहार पर कितना टैक्स, अगर इस फेस्टिव सीजन आप भी किसी को गिफ्ट दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं तो उस पर कितना टैक्स आपको देना पड़ सकता है, ये बताएंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग। और आई एम श्योर जो पुरानी जिम्मेदारियां बंसल जी आपकी बाकी है, जो अभी तक आप पूरी नहीं कर पाए, ये शो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि
आप पर कितना टैक्स लगेगा और जो कोई ऐसे सौभाग्यशाली होंगे जिन्हें आपसे गिफ्ट मिलेगा उन्हें कितना टैक्स लगेगा। तो जिन जिनको मिलने की उम्मीद है वो भी ये शो देखें। और बंसल जी आपको तो देखना ही है। गिफ्ट लेने चलेंगे बंसल जी। अच्छा बंसल जी, मैंने तो अपने कान और आंख दोनों बंद कर लिए थे। कोई बात नहीं, कान आंख बंद करें, दिमाग खुला रखे, दिल बहुत बड़ा रखे। अगर ये दो चीजें आप रखेंगे तो कुणाल जी का और बाकी सारे पैनलिस्ट का काम हो जाएगा। तो बंसल जी की तरफ से इस शो के बाद कल पता चलेगा। और बंसल जी वैसे भी चिंता ना करें, कल मैं आ भी रहा हूँ दिल्ली। कल सुबह आपके साथ दिल्ली स्टूडियो से ही शो करूँगा। तो अरे ये तो बताइए गलती कर दी। पता नहीं बंसल जी की रात को तबीयत खराब ना हो जाए, बोले आज तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन मुझे पता है बंसल जी ऐसा करेंगे नहीं, बड़े स्पोर्टिंग है। आइए कल सुबह आपसे मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले एक और शो आज शाम का, और वो है किसी म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करना चाहते हैं और ये नहीं जानते कि कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है और कैसे कोई म्यूचुअल फंड चुना जाए और क्यों चुना जाए, तो इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हर बुधवार को हम लेकर आते हैं मेरे एसेट म्यूचुअल फंड के साथ एक खास पेशकश, म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास। इसमें हम बताएंगे आपको म्यूचुअल फंड की बारीकियां। देखना मत भूलिएगा, कल शाम का है ये कार्यक्रम 6:40 पर, म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास। ये है आपके लिए विशेष शो। तो ये सारे शो हैं जो आज शाम के लिए आपको, और इंडिया 360 डिग्री तो हमेशा की तरह आपको मिलेगा ही, और वहाँ पर आपको कुछ बेहतरीन एक्शन भी दिखेगा। जी हाँ, जब विदाई होनी थी तब मौसम कहर बरपा रहा था, और मौसम के इस कहर के से न सिर्फ जान माल का नुकसान हुआ है बल्कि महंगाई भी बढ़ रही है। बेमौसम बारिश ने फसलों को खराब कर दिया और नतीजा सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर 100 रुपये किलो हो गया। माय गॉड, बड़ा बुरा हाल है। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक चीज और दीप मैंने नोटिस की है, आई डोंट नो आप खरीदते हैं सब्जी, कभी नहीं खरीदते? अच्छा नेहा हमारे पास, नेहा आपने तो खरीदी होंगी, आप तो कह नहीं सकते कि नहीं खरीदी। बिल्कुल बिल्कुल, भले आप कितनी बड़ी टीवी स्टार खरीदी तो होंगे ना। बिल्कुल, खरीदने की जिम्मेदारी सब्जी मेरी ही है घर में। अच्छा एक चीज बताए, मुझे आज तक एक लॉजिक समझ में नहीं आया। जब भी टमाटर के दाम 100 रुपए किलो होते हैं, प्याज के दाम 100 रुपए किलो होते हैं, तभी क्वालिटी भी खराब आती। सड़े से टमाटर देख के पसंद नहीं आएंगे, ऐसे गीले गीले से प्याज। जब भाव सस्ता होता था, ऐसा क्यों? सर ये तो मैं भी, आप तो कमोडिटी एक्सपर्ट भी, आपको तो बताना पड़ेगा। सर ये तो मैं भी समझना चाहूंगी, बट गिवन द फैक्ट, जैसे कभी भी हम सब्जी वाले से इंटरेक्ट करते हैं, उनका कहना ही ये है कि बड़ी मुश्किल से कोई माल मिल पाता है, और जितना भी अच्छा क्वालिटी का आता है वो पहले ही जो होरेका कहते हैं होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज, वो लोग अपनी ऑलरेडी यहाँ पर बुक करके निकाल लेते हैं और पहले ही वो प्रीमियम में निकल जाते हैं। तो फिर आम आदमी के लिए तो फिर जो मिल गया, पता चला मैं कितना आम आदमी हूँ। मैं अपनी बात कर रही थी सर आपके लिए। ये तो मैंने बोला है कि ऐसे ऐसे मिलते हैं टमाटर। आप दीप को तो दीप ने तो कभी खरीदा ये लॉजिक मुझे हमारे सोसाइटी में जो सब्जी वाले आते हैं उन्होंने दिया है। हाँ नहीं, लेकिन ये बात सही है। मैंने अब आप नोटिस करना, जब भी है ना भाव ज्यादा होंगे क्वालिटी अपने आप खराब हो, बहुत खराब हो जाएगी। हाँ, तो उल्टा एक तो खराब मिले, ऊपर से महंगा, डबल मार। तो चलिए आज इंडिया 360 डिग्री में हम इसी बात का करेंगे पूरा विश्लेषण, कैसे महंगाई बिगाड़ रही है आपकी किचन का बजट, बेमौसम बारिश से कैसे फसलें हो रही है खराब, इस त्योहार महंगाई की मार। ये हमारी शाम की ऐसी बुलेटिन है, यही एक ऐसी शाम की प्राइम टाइम न्यूज़ है जो आपको काम की खबरें दिखाती है और एकदम अच्छी खबरें दिखाती है। नहीं तो फिर वही इसने इसको मारा, उसने इसको ये कहा, इसने इसको ये कहा, वो सब राजनीति वाले वो सब। हाँ, वो भी कोई खबरें काम की तो आपको बता दी जाएगी, लेकिन फालतू का समय आपका बर्बाद नहीं किया जाएगा। सारी खबरें, पूरी की पूरी खबरें आपको मिलेंगी आज रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री में। विदा लेने का वक्त है। दिल्ली के हमारे सारे मेहमान 4 हैं आज, कुणाल जी, राकेश जी, नितिन जी और चोपड़ा साहब। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। अल्पमत में है मुंबई, सुमित जी, वागले साहब और जय ठक्कर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई पे आज दिल्ली भारी है, और कल और हो जाएगा। हाँ, कल तो खैर इम्बैलेंस हो जाएगा पूरा। कल तो एक बहुत बड़ा हैवी वेट शिफ्ट होने वाला है ना उधर के लिए, तो 2 दिन तो धरती पर बैलेंस थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, तो चिंता न करें, जोर लगाए। सुमित जी आप भी अपनी तरफ से पूरा, जय ठक्कर भी लगाएंगे, वागले साहब तो हैं ही सबके साथ में। हाँ, वागले साहब का वजन आप कम कैसे गिन सकते हैं, सपोर्ट देने के लिए। वागले साहब द सीनियर मोस्ट हमारे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत।